पुत्र की किलकारी गूंजी, जो साहित्य आकाश का एक ऐसा चमकता सितारा बना जिसकी चमक हमेशा बनी रहेगी। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से शुरू की थी। उसके बाद इनके घर में भी इनकी शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। घर पर ही इन्होंने फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। जब प्रसाद जी 16 वर्ष के ही थे, उसके उसके साथ ही उनके सबसे पहले उनके पिता का निधन हुआ। फिर कुछ वर्षों बाद उनकी माता का निधन हुआ। और जैसे ही वो कुछ संभले, उनके बड़े भाई जो है पढ़ाई के व्यवसाय और परिवार को संभाल ही रहे थे, तब तक उनके बड़े भाई उनका भी देहावसान हो गया और पूरा दायित्व जो है प्रसाद जी के ऊपर आ गया। और उनके बड़े भाई हमेशा उनको कहते थे कि अगर तुम लेखनी करोगे, अगर ये रचना साहित्य में अगर तुम्हारा मन लगेगा, तो व्यवसाय कौन देखेगा। कभी कभी वो बहुत द्वंद्व से भी गिर जाते थे, क्योंकि उस समय जो व्यवसाय था और जो सेवक पूरे मतलब व्यवसाय में थे 500 से के लगभग थे, तो उनके परिवार का सारा भरण पोषण ये व्यवसाय पे ही निर्धारित था। इतनी आपदाओं के बाद भी जयशंकर प्रसाद कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माने और न ही उन्होंने साहित्य साधना से मुंह मोड़ा। घर की परिस्थितियों को संभालते हुए अपने कमरे में ही साहित्य सृजन करते रहे। उनके पितामह थे शिवरत्न साहू, वो एक शिव उपासक भी थे और शिव को जानने में ही जब साधनत होते हैं, आप जब आप शिव को जानना चाहते हैं, तो उसको जानते हुए आपको सौंदर्य और शक्ति सबकी आभास हो जाती है। इसलिए प्रसाद जी ने अपने कामायनी में बहुत अच्छी लिखी है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। प्रसाद जी के 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह सन 1909 में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था, जिनका स्वर्गवास क्षय रोग के चलते सन 1916 में हो गया। सन 1917 में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। विवाह के 2 वर्ष बाद ही सन 1919 में पत्नी सरस्वती देवी भी इस दुनिया से चल बसी। सरस्वती देवी के निधन के बाद इनके मन में वैराग्य आ गया था। भारत का सांस्कृतिक गौरवबोध इस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज संगोष्ठी का दूसरा दिन है और उसका पहला सत्र है। विषय है कथा साहित्य का प्रसाद पथ। इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और प्रतिष्ठित आलोचक कहानीकार प्रोफेसर बलराज सर उपस्थित हैं। बलराज पांडे जी आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता करेंगे। वक्ता के रूप में हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर विंध्याचल यादव जी हैं। हिंदी विभाग से ही डॉक्टर विवेक सिंह जी हैं और बिहार सहरसा से डॉक्टर मयंक भार्गव। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अनेक विभागों से, हिंदी विभाग से छात्र उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर अजीत पुरी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र का संचालन डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा कर रहे हैं।
अगली कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर राजीव वर्मा को आमंत्रित करता हूँ और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। हाँ, डॉक्टर विवेक सर, डॉक्टर मयंक भार्गव और डॉक्टर विंध्याचल यादव जी से निवेदन किया आया। वो भी आएगी तो क्या दिक्कत है? नहीं आ जाएंगी, आधा आ रही आधा नहीं, या आगे आ जाए। यही सब तो हम लोग सर और सभा में मौजूद सभी विद्वत जन और मेरे मित्रों, छात्रों और छात्राओं, प्रेमचंद और प्रसाद लगभग एक साथ हिंदी कथा की दुनिया में, या कहें कि हिंदी के कथा साहित्य के आकाश में एक साथ उदित होते हैं और दोनों काशी की विभूतियाँ हैं। और यह भी दिलचस्प मैं बात यहाँ से इसीलिए उठा रहा हूँ कि हिंदी आलोचना में प्रसाद के कथा व्यक्तित्व का, यानी कथाकार प्रसाद का जब भी मूल्यांकन होता रहा, वो ज़्यादातर प्रेमचंद के समानांतर या प्रेमचंद के साथ एक वाइनरी में बातचीत शुरू हुई, जिसकी वजह से अक्सर प्रसाद का अवमूल्यन होता रहा। और प्रेमचंद के समानांतर हिंदी आलोचना ने जिस तरह से प्रसाद को देखा, उसकी वजह से कई बार प्रसाद का जो कथाकार का व्यक्तित्व है वह ठीक से मूल्यांकित नहीं हो पाया। यह बहुत मान्य बात है कि जयशंकर प्रसाद का जो मुख्य व्यक्तित्व है वो कवि और नाटककार वाला है, और प्रेमचंद तो कवि थे भी नहीं। प्रेमचंद ने तो कथा साहित्य में ही ज़्यादा या बड़ा काम, सारा काम किया। तो कथा यानी कहानी और उपन्यास का जो क्षेत्र है वो प्रसाद का मुख्य क्षेत्र नहीं है। अगर आप प्रसाद की कहानियाँ, प्रसाद की कविताएं और प्रसाद के नाटकों की अपेक्षा में उसको रखेंगे, उनके कथा साहित्य को, तो वो उसमें अपने आप में ही थोड़े कमज़ोर नज़र आएंगे। इसमें कहीं संकोच की बात नहीं। और जो एक दो बातें मैं अपनी केंद्रित करूंगा वो मुख्य रूप से प्रसाद की कहानियों को लेकर के, जैसा अभी राजीव सर कह रहे थे कि लगभग 70 कहानियाँ, तो कुल 5 जो है कविता कहानी संग्रहों में 69 कहानियाँ हैं। ये विनोद शंकर व्यास जो उनके बड़े परम हितैषी थे, मित्र थे, 1956 के आसपास एक किताब उनकी आई थी, उसमें उन्होंने इसको इस तथ्य को दिया था। और आप ये सर्वसुलभ भी है। बहरहाल जो मुख्य बात मुझे कहनी है वो ये कि देखिए, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते समय आज जब हम उन पर ये संगोष्ठी कर रहे हैं या इस तरह का विचार विमर्श मंथन कर रहे हैं, तो सबसे जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि प्रसाद में क्या कहीं कुछ इस तरह का है कि जो आज का हमारा दार्शनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल है, उस माहौल में प्रसाद किस तरह हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि उनकी रचनाएं या उनका रचनाकार आज के सांस्कृतिक वातावरण में, आज के राजनीतिक वातावरण में कैसे वो हस्तक्षेप करता है, यानी प्रतिरोध करता है, या
कहीं वो उस पूरे माहौल या पूरी सांस्कृतिक वातावरण में मदद तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बातें। अभी बाहर आप जैसे इस सभागार में प्रवेश करेंगे तो बाहर प्रसाद के कुछ चित्रों और उस तरह का प्रदर्शनी जैसा लगा हुआ है, उसमें आप चित्राधार की उस कविता का जिक्र बहुत ही उसके साथ वो दर्शाया हुआ है, अयोध्या का उद्धार। चित्राधार बिल्कुल शुरुआती संग्रह है, माने कविताएं हैं प्रसाद की। अब अयोध्या का उद्धार शीर्षक आप पढ़ेंगे तो तुरंत राम मंदिर याद आ जाएगा। अभी जो तत्काल अभी उद्धार चल रहा है अब एक अलग तरीके का, तो लगेगा कि कहीं प्रसाद इस उद्धार की परंपरा के तो जो है वाहक नहीं है या उसको मजबूत तो कर नहीं रहे हैं। ये खतरा प्रसाद को लेकर के रहता है और ये बहुत दिलचस्प है। आप यह भी देखें कि मुक्तिबोध के अलावा मुझे कोई दूसरा मार्क्सवादी हिंदी आलोचना का आदमी प्रसाद पर बहुत बड़ा काम करते हुए नहीं नजर आता, नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि मुक्तिबोध ने भी जो किया वो कोई प्रशंसा में नहीं, जो है कामायनी पर जो लिखा वो आलोचना ही है, वो उस तरह की आलोचना है। ये अलग बात है कि बहुत ही पसंद करते थे प्रसाद को मुक्तिबोध और अपनी कविताओं में बहुत इस्तेमाल किया उनकी चेतना, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी या बाद में नगेंद्र वगैरह ने, या अभी वर्तमान में जो किताबें प्रसाद पर आई हैं करुणाशंकर वगैरह सर की और लोगों की, वो कोई मार्क्सवादी नहीं। तो मैं आज कहना जो चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जब हम प्रसाद पर मंथन करें या किसी भी साहित्यकार पर मंथन करते हैं तो जैसे प्रसाद ने भी अपने रचना से ये बहुत बड़ा संदेश दिया कि इतिहास का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। किस लिए? अपने वर्तमान, अपने समय को समझने के लिए और आगे आने वाले भारत की संरचना में कैसे हमारा इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती, कैसे उसको हम सही इतिहास बोध के साथ रख सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपने नाटकों और कहानियों और उपन्यासों में इतिहास का भरपूर और कविताओं में भी इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो आज हम प्रसाद को इतिहास के माने हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में अगर पढ़ रहे हैं या कथाकार के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी होगा कि आज के हमारे समय को और आने वाले हमारे भारतीय समाज और समय को, संस्कृति को निर्धारित करने में वो कैसे अपना योगदान कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो दक्षिण पंथ है उसकी ये बड़ी खास विशेषता है और अच्छी विशेषता मैं इसे मानता हूँ कि अगर कहीं उन्हें उंगली पकड़ने की भी मौका मिलेगा तो तुरंत पहुंचा पकड़ लेंगे, बांह पकड़ लेंगे। मैंने महक मिली तो तत्काल जो है उसको क्या कहते हैं कि अपने मत और पंथ के अनुकूल साबित करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अयोध्या का उद्धार दिखा तो इसमें अब तुरंत ठीक है वो अपने खेमे में लाया जा सकता है। ये दक्षिण पंथ की बहुत महत्वपूर्ण मजबूत विशेषता है। जबकि वाम पंथ में आप ऐसा नहीं पाएंगे। हल्का सा भी अगर देखेंगे कि ये थोड़ा छिटक रहा है तो उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो समय है तुलसीदास को, प्रसाद को या ऐसे किसी भी बड़े रचनाकार को, प्रेमचंद को जब आप पढ़ें तो ये देखें कि उसमें जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं उसको लेकर झिझकने की ज़रूरत नहीं। उसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसे आप ग्रहण करें और उसका इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से भारतीय संस्कृति और समाज के स्वस्थ निर्माण में जैसे आप कर सकते हैं करें। और आप पूरा प्रसाद को पढ़ेंगे तो कहीं भी प्रसाद प्रतिक्रियावादी नहीं है। आप दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, प्रसाद को या ऐसे किसी भी बड़े विचारक को किसी खास तरह की सकरी राजनीति की विचारधारा में बांध नहीं पाए। लेकिन कोशिश जो है बड़ी मजबूती से लोग करते हैं और जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि विचारधाराओं की जो टक्कर है, अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरा उसको पकड़ेगा और यह जो राजनीति है इसको समझने की जरूरत है। इसलिए प्रसाद पर आज जब हम संगोष्ठी कर रहे हैं तो यह मंथन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उनके सांस्कृतिक और भारतीय चिंतन परंपरा के परिप्रेक्ष्यों को सही करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वह प्रतिक्रियावादी जो भी जिस भी मैंने वाम दक्षिण जिसमें भी प्रतिक्रियावाद है उनके हत्थे न चढ़ जाए प्रसाद या तुलसीदास जैसे रचनाकार। यह मेरा एक सबमिशन है, मैंने एक बात में कहना चाह रहा था। और जिस अयोध्या के उद्धार का वहाँ जिक्र है, मैं वो बता दूं कि वो कविता मूलतः प्रकृति चित्रण की कविता है और उसमें राम जो आते हैं, रामराज जो आता है, वो कहीं से भी ईश्वरत्व देवत्व को लेकर उस कविता को मैंने पढ़ा है। उसमें पूरी तरह से वो एक इक्ष्वाकुवंशी राजा के बेटे क्या उस पूरी परंपरा के रूप में वो एक पॉलिटिकल
जो है लीडर के रूप में, वो कल्चरल हीरो की तरह वहाँ राम नहीं आते हैं, जैसा कि जो है तो कुछ अयोध्या को दोबारा बसाते हैं। वो कालिदास की एक जो है रघुवंशम के एक अंश पर आधारित कविता है। तो कहने का मतलब केवल शीर्षक देखकर आप प्रसाद को दक्षिण पंथ में नहीं बैठा सकते, ये ध्यान देने की बात है। तो एक तो ये बात, दूसरी चीज़ ये कि प्रसाद जिस समय कहानियाँ लेकर आ रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से हिंदी कहानी अपने जो है आधुनिक विकास को प्राप्त कर रही थी। उसमें माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी वगैरह तो छप ही रहे हैं, प्रेमचंद भी छप रहे थे, लेकिन उसी के समांतर इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त जो प्रसाद के भांजे ही थे, इंदु निकालते तो अंबिका प्रसाद गुप्त थे, लेकिन वह पूरी तरह प्रसाद की योजना का हिस्सा था। इंदु से एक तरीके का माने सरस्वती के समानांतर उसके समानांतर जो है प्रसाद हिंदी कहानी में उभरते हैं। यह बड़ा दिलचस्प है कि आज का जो विषय है वह प्रसाद की कहानी का या कथा पथ की बात करता है। और आप देखेंगे कि हिंदी आलोचना की जितनी किताबें हैं या जो भी विचार सरणियाँ हैं उसमें प्रेमचंद का युग तो मिलेगा कहानी में, उपन्यास में, कथा साहित्य में, पर प्रसाद का युग नहीं आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, वह प्रसादोत्तर नाटक हो सकता है और प्रसाद का युग कविता में भी आप मान सकते हैं, छायावाद में वो बड़े कवि हैं, लेकिन कथा साहित्य में प्रेमचंद का नाम आता। वो कोई परंपरा प्रसाद की नहीं दिखाई जाती हिंदी साहित्य के इतिहासों में। यह बहुत ही माने कठिन सवाल है कि प्रसाद जैसा बड़ा लेखक, कथा साहित्य का बड़ा लेखक, कैसे, क्या वो उसकी परंपरा क्यों नहीं बन पाई, उस तरह की धारा का विकास क्यों नहीं हो पाया या हुआ। तो आप ये देखेंगे कि अभी हमारे माने समृद्ध मंच से इस तरह की और बातें आएंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि खींच तान कर ही जैसे अभी मैं नाम ले रहा था विनोद शंकर जी का, तो विनोद शंकर व्यास जी हो गए, या मैं देखता हूँ कि रांगे राघव की महायात्रा की कहानियों पर भी जो उसको गाथा वो कहते थे प्रेमचंद का प्रसाद का असर है। और अगर भाषा को आप ध्यान में रखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी प्रसाद का जो माने आख्यानों को लेकर के और भाषा को लेकर के जो संस्कृतनिष्ठ है, वो खासतौर पर बाण भट्ट की आत्मकथा वगैरह का जो संदर्भ आप देखेंगे, तो इस तरीके से राय कृष्णदास पर या चंडी प्रसाद हृदयेश, और हम लोग जो है इस सेमिनार में आने से पहले जो विद्वान लोगों से बातचीत कर रहे थे, महेंद्र सर यहाँ बैठे हुए हैं, तो लोग कह रहे थे कि प्रसाद निर्मल वर्मा में भी थोड़ा आप देख सकते हैं, या अज्ञे और जैनेन्द्र में भी वो परंपरा आप देख सकते हैं। बहुत खींचकर महेंद्र सर तो संजीव का भी नाम लिया कि वो परंपरा इस तरह से, यानी जो सीधी सीधी परिपाटी में तो नहीं आते प्रसाद के, लेकिन ये लेखक है, यानी कि कैसे एक बड़ा लेखक अपना अक्स छोड़ता है। ये आपको जानकर अचरज होगा कि मैथिली शरण गुप्त से बहुत प्रभावित थे प्रसाद, और यह जानकर आपको अचरज होगा कि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो यहाँ में पढ़ाई जाती है उसकी भूमिका अज्ञे ने लिखी है, और अज्ञे ने ये लिखा है कि हम लोग का जो काव्य संस्कार वो गुप्त जी से मिला हुआ काव्य संस्कार। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये पंक्ति गुप्त जी के लिए कही जाती है, लेकिन हिंदी के एक बड़े कथाकार दूधनाथ सिंह कहते थे कि जो आज कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति उठता और कविता लिख देता है, ये छूट गुप्त ने नहीं अज्ञे ने दी। यानी अब आप देखिए कि परंपराएं कैसे एक दूसरे से गूंथी हुई हैं। आप इतनी आसानी से, इतनी सीधाई से नहीं कह सकते कि एक तार ऐसे रेसा उठाएंगे और उसमें झालर जो है दिखेगी परंपरा की, नहीं, वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था। प्रसाद अपने आगे के समय को, अब आप देखिए मुक्तिबोध को ही ले लें, मुक्तिबोध जिस तरह से प्रसाद से प्रभावित थे, उन्होंने बड़ी कटु आलोचना की कामायनी की, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो परंपरा का ग्रहण, पूरी फैंटेसी का सिद्धांत उन्होंने प्रसाद से लिया। तो आप ये देखें कि इस तरीके से प्रसाद की कथा का भी अपना एक प्रभाव, अपनी एक परंपरा बनती है। ये अलग बात है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस परंपरा को उस तरह रेखांकित नहीं किया जा सका। इस तरह की संगोष्ठियाँ मैं समझता हूँ कि उस रेशे को ठीक ढंग से निथारने की या उसको मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो बात जो मुझे यहाँ कहनी थी, दो बातें मैं कह चुका, और तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि देखिए प्रसाद ने जो पहला उनका संग्रह है छाया 1912 में आया,
और आप देखेंगे कि हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। इसके पहले कहानियाँ लिखी गई थी पर कहानी संग्रह नहीं आए थे, ये पहला कहानी संग्रह, ये ध्यान देने की बात है। हाँ, और यह भी ध्यान देने की बात है कि जयशंकर प्रसाद की यह संग्रह जब आया तो इसके पहले माने कविता कोई संग्रह नहीं आया, कविताएं बाद में आई। जो माने जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है उसके पहले ही ये कहानियों में वो आते हैं। और आप देखेंगे कि जो छाया की कहानियाँ हैं उसमें ग्राम जैसी कहानी भी है, यानी कि ग्राम कहानी वह कहानी है दोस्तों जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पराजय और अंग्रेजों के दमन के बाद हमारे समाज की का जो उच्च मध्य वर्ग है, यानी जमींदार और पूंजीपति और सामंत वर्ग है, वह जो प्रताड़ित हुआ है, यानी उनके पराजय और दमन के बाद इस वर्ग के भीतर एक खास तरह का जो है भय है और उनसे जुड़कर लाभ लेने या अपने को बचा लेने की या अपना खुद का निजी विकास करने की एक लालच है। ये इसको प्रसाद ग्राम कहानी में रेखांकित करते हैं, यानी कि जो महाजन है और जो जमींदार वर्ग है वह कैसे उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हताशा और अंग्रेजों के दमन के बाद वह टक्कर लेने की जगह नेप जाता है। नेपना समझ रहे हैं ना, माने कि झुक जाता है और उसके साथ एक साठ गांठ बनाता है। आप देखेंगे कि प्रसाद ग्राम जैसी ना बिल्कुल शुरू की कहानी है, उसमें इसको जो है रेखांकित करने में कामयाब होते हैं। और ये बात ठीक है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में बहुत अधिक जो है इस तरह के माने ग्राम और जो सामाजिक संघर्ष के तत्व तो नहीं है, ज़्यादातर उन्होंने प्रेम, करुणा, वीरता, साहस इस तरह के मुद्दों पर कहानियाँ लिखी। और मैं आपका ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहूँगा तमाम बातों के बीच कि उन्होंने अगर कविताओं में महाराणा का महत्व या कहानियों में अशोक जैसी कहानी लिखी और उन्होंने यानी हिंदू प्रतीकों पर अगर लिखा तो उन्होंने उस समय की मुगल उसको लेकर के भी कई कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें मैंने कहीं नोट किया है, हाँ, जैसे गुलाम, जहाँ आरा, तानसेन, रसिया बालम, इस तरह की कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के यहाँ मिलेंगी। और दिलचस्प ये है कि प्रसाद ने माने इन मुस्लिम पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों में उसे कहीं से भी भारतीय संस्कृति से बहिष्कृत या बाह्य सांस्कृतिक तत्व के रूप में रेखांकित नहीं किया, उसे भी भारतीय समाज के उसी तरह के हिस्से के तौर पर, यानी भारतीय संस्कृति के एक अलग रंग, एक अलग सेट्स की तरह पर लिया, लेकिन उसे उससे बाहर नहीं माना उसको। जैसे प्रेमचंद ने भी रानी सारंधा जैसी कहानी वो लिखते हैं और वो क्या कहते हैं कि हिंदू घर की परंपराओं की कहानियाँ लेकर लिखते हैं, लेकिन उन्होंने शतरंज का खिलाड़ी भी लिखा, उन्होंने और कई कहानियाँ लिखी हैं, मुझे नाम भूल रहा जो मुस्लिम पृष्ठभूमि पर है। तो ये प्रसाद और प्रेमचंद दोनों उस समय इस चीज़ को लिख रहे थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद को इस कोण से भी देखा जाना चाहिए, केवल यह नहीं, सेलेक्टिव नहीं होना है मेरे कहने का। जैसे कल अजीत सर चले गए क्या, अजीत सर बैठे हुए थे अभी, कल वो बोल रहे थे कि कैसे प्रेमचंद ने प्रसाद को कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। यह हमारा यहाँ कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं जानता होगा कि उसी प्रेमचंद ने बाद में कंकाल के आने के बाद जो है क्या कहते हैं कि प्रशंसा की प्रसाद की और माफ़ी मांगी। कल अध्यक्ष प्रधान सर ने बाद में बताया भी, यानी कि वो सर भी जानते होंगे ये बात। लेकिन देखिए कैसे एक विचारधारा सेलेक्टिव तरीके से किसी चीज़ को पिक करती है, दूसरे को छोड़ देती है। और यह दोनों तरफ, यह रोग दोनों तरफ है, यह रोग एक तरफ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा। तो ये नहीं करना है, ये करने से आप रचनाकार को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और आप देखें कि प्रेमचंद ने जब मधुआ कहानी आई, मधुआ पर लिखा प्रेमचंद ने और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रसाद मधुआ जैसी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा। और मेरे हिसाब से, यानी प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे हिसाब से ये प्रसाद की सबसे अच्छी कहानी है। तो ये संवाद चलता रहा और काशी जहाँ हम बैठे हैं इसकी ये विशेषता ही है कि यहाँ पर हर तरह की विचारों से, हर तरह की विचारधाराओं से संवाद की एक लंबी और बृहद परंपरा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि काशी अपने पांडित्य के लिए, अपने शास्त्रीयता के लिए या हिंदू माने भौगोलिक और सांस्कृतिक आइकन के तौर पर काशी मशहूर है, लेकिन उसके भीतर कभी भी जड़ता या थोपने की प्रवृत्ति नहीं रही है। और आज भी एक अकेला ये शहर है, आप देखेंगे कि जब माने
कि भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में इंदिरा गांधी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा प्रचंड प्रभाव है। बावजूद इसके काशी ऐसा शहर है जहां उसका क्रिटिक एक बेंच पर बैठे हुए 2 लोग करते हुए आपको मिल जाए। यानी संवाद इस समय भी, जिसे बहुत हाहाकारी और खराब समय बहुत से लोग कहते हैं, उस समय भी काशी अपना प्रतिरोध जगह जगह आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है इस तरह, ये जो है विशेषता है। तो प्रसाद की कहानियों में भी आप पाएंगे कि वो बहस, वो संवाद लगातार हर तरह की परंपराओं के बीच वो आप देख सकते हैं। चित्तौड़ का उद्धार भी उन्होंने लिखा, सिकंदर की शपथ भी लिखी। एक कहानी की तरफ आपका मैं ध्यान खींचना चाह रहा था। वो कहानी है पत्थर की पुकार। जी सर, पत्थर की पुकार। पत्थर की पुकार कहानी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ, छाया में ही है क्या प्रतिध्वनि में होगा? प्रतिध्वनि में है। पत्थर की पुकार जो उनका दूसरा काव्य कहानी संग्रह है उसमें है, जो 1926 में आया। ध्यान देने की बात है कि 14 साल बाद आया। पहला संग्रह आने के बाद 14 साल बाद प्रतिध्वनि आया। और उस बीच हिंदी कहानी में की गंगा में बहुत पानी भी बह चुका था। और 26 में ही चिंगारियाँ भी आया, इसको भी ध्यान देना चाहिए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह चिंगारियाँ अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। इतना माने वो अलग तरीके का क्रांतिकारी किस्म का वो था। तो यह भी देखना पड़ेगा। बहुत से साथी ये चाहेंगे कि भाई चिंगारियाँ के सापेक्ष में भी तो प्रसाद की क्रांतिकारिता देखी जानी चाहिए कि प्रसाद कहानियों में वैसे क्यों नहीं हो पाते जैसा उग्र वगैरह या उनके समय के लोग हैं। बहरहाल मैं जो ध्यान आपका खींचना चाह रहा था इसकी तरफ, पत्थर की पुकार। इसमें एक शिल्पी है जो पत्थर कहीं से उठा लाया है, और क्योंकि पत्थर अपने दरवाजे पर रखेगा तभी तो वो कोई मूर्ति बनाएगा। तो वो पत्थर चला आता है और पड़ा रहता है उस पर और घर के बाहर, लेकिन वो कुछ बनाता नहीं उस पत्थर से। तो वो पत्थर रो रहा है, रुदन कर रहा है। और एक जो है पात्र कहानी का है, जो कहानी में एक तरह से कोई सामंत है जो आकर के बैठा आराम कर रहा है उसी जगह पर जहाँ पर वो पत्थर पड़ा है। यानी कि उस शिल्पकार की कुटिया के बाहर। शिल्पकार बहुत गरीब है, जैसा कि भारतीय परंपरा में हमारे समाज में कला की क्या दुर्गति हुई है, या कला को लेकर के या कलाकारों को लेकर के किस तरह का उपेक्षा का भाव है, यह हम भारतीय संस्कृति का जितना भी बिगुल बजा लें, लेकिन यह भी माने कड़वा सच है कि हमारे यहाँ लेखकों, रचनाकारों, कलाकारों या संस्कृत कर्मियों की विरासत को बनाने, बचाने, महफूज रखने, सेलिब्रेट करने की वैसी परंपरा नहीं है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। इसी पीड़ा को पत्थर की पुकार में प्रसाद दर्ज कर रहे थे। तो दोस्तों, शिल्पी बहुत गरीब है, शिल्पकार दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, लेकिन जो है उसके बाहर बैठा हुआ वो संपन्न व्यक्ति पत्थर की पुकार सुन लेता, पत्थर की जो करुणा रुदन है वो सुन लेता है। यानी कि पत्थर रो रहा है कि मुझे लाल के पटक तो दिया पर मेरा कोई इस्तेमाल नहीं, मुझे खूबसूरत मूर्ति बनना था, मुझे मेरे ऊपर लोग चढ़ावा चढ़ाते या मुझे माने देख कर खुश होते, मैं ये चाहता था पर ये नहीं हो पाया। तो ये वो रो रहा, उसको सुनता है। तो अंदर जाकर के वह जो संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या सामंत व्यक्ति जो भी है, वो अंदर जाकर शिल्पकार को झिड़कता है, डांटता है कि तुम क्यों पत्थर उठा लाए। तो उस पर शिल्पी कफ निकाल कर गला साफ करते हुए कहता है, वो डायलॉग मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहता है कि आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से, गौर करिएगा, आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से पत्थर का रोना, लहरों का संगीत, पवन की हंसी इत्यादि कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं और उसकी पुकार भी में दत्तचित्त हो जाते हैं, करुणा से पुलकित होते हैं। किंतु क्या कभी दुखी हृदय के नीरव क्रंदन की भी अंतरात्मा की श्रवणेंद्रियों को सुनने देते हैं, जो करुणा का काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप है। यानी कि पत्थर की पुकार, लहरों का संगीत और पवन की हंसी तो आप सुन लेते हैं, लेकिन एक दुखी आदमी जो सचमुच में पीड़ित है, उसका दर्द आपको नहीं सुनाई पड़ता। ये देखिए अपने ऊपर कितना बड़ा व्यंग है प्रसाद का। यानी मैं ये बात जाहिर करना चाह रहा था कि उस समय प्रसाद वगैरह मैंने खुद का भी क्रिटिक, छायावाद की उस भावुकता का भी क्रिटिक रच रहे हैं अपनी कहानियों में। और यह बात केवल इस कहानी में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि निराला की वो बड़ी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर, वो भी पत्थर से जुड़ी हुई कविता है। उसमें वो कहते हैं कि सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। ये बात जो है जब वो आती है तो असल में वो अपने आप
को भी एक तरह से प्रक्षालित करते हैं, आलोचना के दायरे में लेते हैं कि इसके पहले हम छायावादी लोग या इस तरह के लोग इस तरह के दुख और पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो झनकार सुनते हैं। और वो पंत की कविता बहुत हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में भी है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो बच्चों से मैं प्रश्न पूछ रहा था वाइवा में, तो यही बराबर बता रहे हैं कि वो पुरानी चीज़ों की जड़ता के बारे में वो कविता कहती है, वो है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पंत तब तक ये समझ चुके थे कि छायावाद में जो चीज़ें हैं उसके भी झरने का वक्त आ चुका है ना। वो कविता जुगांत की कविता है ना। ये ध्यान देने की बात है कि कैसे छायावाद का कवि, एक छायावाद का कथाकार अपने समय की संवेदना को पार करता और उससे उसकी खुद आलोचना करता है कि द्रुत झरो जगत, वो जो जीर्ण पत्र है वो छायावाद के भी पत्ते हैं जो बड़े लहलहा रहे थे जूही की कली और संध्या सुंदरी में, वो भी झरने, उसके भी झरने का वक्त है। तो प्रसाद की कहानियों को मैं इन प्रस्थानों से देखने की सिफारिश करता हूँ कि उन्हें कैसे हम छायावाद के भीतर की आलोचना के नज़रिए से भी पढ़ें और इस तमाम संदर्भों से हम इसको देखें। और एक बात, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि प्रसाद ने अपनी कहानियों में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाई कि उन्होंने कई कहानियाँ ऐसी लिखी जिसमें शरणागत कहानी का मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें वो हिंदू समाज और संस्कृति के संपर्क में आए हुए ईसाइयों और मुसलमानों, दोनों माने जो उस समय के दो मुख्य धर्म हैं, जिसके बारे में हिंदी नवजागरण के दौर में किसी ने लिखा, समीर सर बैठे हैं शायद वो बता देंगे, मैं भूल रहा हूँ, किसने ये चाँदकरण शारदा ने शायद अपनी पत्रिका में लिखा है कि हिंदू धर्म की मोटी रस्सी को ईसाइयत और इस्लाम के दो चूहे बड़ी तेजी से कुतर रहे। ये बात जो है नवजागरण के दौर में चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रसाद उन दोनों चूहों को हिंदू समाज के साथ जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि कई हिंदू परिवारों के बीच आने से जो ईसाई महिला है या मुस्लिम जो समाज के लोग आए हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मैंने प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति या हिंदू जीवन पद्धति में बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिससे ईसाई आदमी भी बदल, उसका हृदय परिवर्तन होता है। वो शरणागत कहानी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसमें बिलफर्ड है, उसकी पत्नी एलिस है और किशोर सिंह के घर में वो रहने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसमें डर के मारे वो लोग भागे हैं, कहीं हम अंग्रेज पा जाए, अंग्रेजों को भारतीय सेना ना पा जाए, सिपाही विद्रोह के लोग ना पा जाए, तो वो एक हिंदू के घर में ही रुकते हैं। जैसे साम्राज्य दंगों के समय कई लोग अपने यहाँ रोक लेते हैं, उस तरह किशोर सिंह जो सामंत हैं उन्होंने रोक रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रसाद इस नज़रिए से भी काम कर रहे थे कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति के परिवारों के जीवन पद्धति के बीच जो खूबसूरत है, जो अच्छा है, जो प्रतिक्रियावादी नहीं है, उससे दूसरे लोग भी कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो नवजागरण का जो समय है उसमें प्रसाद कहीं कहीं इधर से खड़े होते हैं। तो मैं अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखेंगे कि जो उस दौर का नवजागरण का पूरा आंदोलन है, जो प्रेमचंद वगैरह का दबाव है, उधर अम्बेडकर वगैरह भी हो का दबाव 30 के आसपास पूरा दिखाई पड़ता है। उन सारे संदर्भों में आप देखेंगे तो प्रसाद बहुत कथा साहित्य में कई जगहों पर जो है उतने प्रगतिशील या उतने क्रांतिकारी नज़र नहीं आएंगे, जिसके नाते हिंदी आलोचना, खासतौर पर मार्क्सवादी हिंदी आलोचना ने प्रसाद के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि प्रसाद कहीं से भी क्या कहते हैं कि प्रतिक्रियावादी नहीं है। वह जहाँ मूल्यवान चीज़ें मिली उन्होंने अपनी रचनाओं में रचा। और विराम चिन्ह जैसी कहानी, कंकाल जैसा उपन्यास, जिसमें विराम चिन्ह तो अछूत मंदिरों में अछूत के प्रवेश को लेकर के उस आंदोलन से प्रभावित कहानी है, ऐसी तमाम कहानियां हैं। हालांकि वो छिटपुट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रसाद इस तरीके से कथा साहित्य में आते हैं और एक नया रंग लेकर आते हैं, एक नई भाषा लेकर आते हैं, या कहिए कि एक छायावादी भाषा लेकर आते हैं जो उस दौर के सभी छायावादी रचनाकारों के यहाँ मौजूद है। जिस तरह की भाषा का लिखा जाना बाद में उतना आसान नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा सरसरी तौर पर लगता है कि प्रसाद की परंपरा रुक गई या प्रसाद का पथ वैसे नहीं बना जैसे प्रेमचंद का कथा साहित्य में पथ बना। लेकिन कैसे प्रसाद महत्वपूर्ण है, इस बात को और बेहतर ढंग से और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम अपने विद्वानों को आगे सुनेंगे। मैं यहीं मंच छोड़ता हूँ आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल जी। बहुत अच्छी बात कही कि जिस रूप में
कथाकार के रूप में उनको पहचान मिलनी चाहिए, उसे नहीं मिली। और मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उनका कहानियों में उसे कहीं से भी भारतीय संस्कृति से बहिष्कृत या बाह्य सांस्कृतिक तत्व के रूप में रेखांकित नहीं किया। उसे भी भारतीय समाज के उसी तरह के हिस्से के तौर पर, यानी भारतीय संस्कृति के एक अलग रंग, एक अलग सेट्स की तरह पर लिया, लेकिन उसे उससे बाहर नहीं माना उसको। जैसे प्रेमचंद ने भी रानी सारंधा जैसी कहानी वो लिखते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हिंदू घर की परंपराओं की कहानियां लेकर लिखते हैं, लेकिन उन्होंने शतरंज का खिलाड़ी भी लिखा, उन्होंने और कई कहानियां लिखी हैं, मुझे नाम भूल रहा, जो मुस्लिम पृष्ठभूमि पर है। तो ये प्रसाद और प्रेमचंद दोनों उस समय इस चीज़ को लिख रहे थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद को इस कोण से भी देखा जाना चाहिए, केवल यह नहीं, सेलेक्टिव नहीं होना है मेरे कहने का मतलब। जैसे कल अजीत सर चले गए क्या, अजीत सर बैठे हुए थे अभी, कल वो बोल रहे थे कि कैसे प्रेमचंद ने प्रसाद को कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। यह हमारा यहाँ कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं जानता होगा कि उसी प्रेमचंद ने बाद में कंकाल के आने के बाद जो है क्या कहते हैं कि प्रशंसा की प्रसाद की और माफ़ी मांगी। कल अध्यक्ष प्रधान सर ने बाद में बताया भी, यानी कि वो सर भी जानते होंगे ये बात। लेकिन देखिए कैसे एक विचारधारा सेलेक्टिव तरीके से किसी चीज़ को पिक करती है, दूसरे को छोड़ देती है। और यह दोनों तरफ, यह रोग दोनों तरफ है, यह रोग एक तरफ नहीं है, मैं ये कहना चाहता। तो ये नहीं करना है। ये करने से आप रचनाकार को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और आप देखें कि प्रेमचंद ने जब मधुआ कहानी आई, मधुआ पर लिखा प्रेमचंद ने और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रसाद मधुआ जैसी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा। और मेरे हिसाब से, यानी प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे हिसाब से ये प्रसाद की सबसे अच्छी कहानी है। तो ये संवाद चलता रहा, और काशी जहाँ हम बैठे हैं इसकी ये विशेषता ही है कि यहाँ पर हर तरह की विचारों से, हर तरह की विचारधाराओं से संवाद की एक लंबी और बृहद परंपरा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि काशी अपने पांडित्य के लिए, अपने शास्त्रीयता के लिए, या हिंदू माने भौगोलिक और सांस्कृतिक आइकन के तौर पर काशी मशहूर है, लेकिन उसके भीतर कभी भी जड़ता या थोपने की प्रवृत्ति नहीं रही है। और आज भी एक अकेला ये शहर है, आप देखेंगे कि जब माने भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में इंदिरा गांधी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा प्रचंड प्रभाव है, बावजूद इसके काशी ऐसा शहर है जहां उसका क्रिटिक एक बेंच पर बैठे हुए दो लोग करते हुए आपको मिल जाएगा। यानी संवाद इस समय भी, जिसे बहुत हाहाकारी और खराब समय बहुत से लोग कहते हैं, उस समय भी काशी अपना प्रतिरोध जगह जगह आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है इस तरह, ये जो है विशेषता है। तो प्रसाद की कहानियों में भी आप पाएंगे कि वो बहस, वो संवाद लगातार हर तरह की परंपराओं के बीच वो आप देख सकते हैं। चित्तौड़ का उद्धार भी उन्होंने लिखा, सिकंदर की शपथ भी लिखी। एक कहानी की तरफ आपका मैं ध्यान खींचना चाह रहा था, वो कहानी है पत्थर की पुकार। जी सर, पत्थर की पुकार। पत्थर की पुकार कहानी का जिक्र मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, छाया में ही है या प्रतिध्वनि में होगा, प्रतिध्वनि में है। पत्थर की पुकार जो उनका दूसरा काव्य कथा कहानी संग्रह है, उसमें है, जो 1926 में आया। ध्यान देने की बात है कि 14 साल बाद आया। पहला संग्रह आने के बाद 14 साल बाद प्रतिध्वनि आया। और उस बीच हिंदी कहानी में की गंगा में बहुत पानी भी बह चुका था। और 26 में ही चिंगारियाँ भी आया, इसको भी ध्यान देना चाहिए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह चिंगारियाँ अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। इतना माने वो अलग तरीके का क्रांतिकारी किस्म का वो था। तो यह भी देखना पड़ेगा। बहुत से साथी ये चाहेंगे कि भाई चिंगारियाँ के सापेक्ष में भी तो प्रसाद की क्रांतिकारिता देखी जानी चाहिए कि प्रसाद कहानियों में वैसे क्यों नहीं हो पाते जैसा उग्र वगैरह या उनके समय के लोग हैं। बहरहाल मैं जो ध्यान आपका खींचना चाह रहा था इसकी तरफ, पत्थर की पुकार, इसमें एक शिल्पी है जो पत्थर कहीं से उठा लाया है। और क्योंकि पत्थर अपने दरवाजे पर रखेगा तभी तो वो कोई मूर्ति बनाएगा। तो वो पत्थर चला आता है और पड़ा रहता है उस पर और घर के बाहर, लेकिन वो कुछ बनाता नहीं उस पत्थर से। तो वो पत्थर रो रहा है, रुदन कर रहा है। और एक जो है पात्र कहानी का है, जो कहानी में एक तरह से कोई सामंत है जो आकर के बैठा आराम कर रहा है उसी जगह पर जहाँ पर वो पत्थर पड़ा है। यानी कि उस शिल्पकार की कुटिया के बाहर। शिल्पकार बहुत गरीब है,
जैसा कि भारतीय परंपरा में हमारे समाज में कला का की क्या दुर्गति हुई है, या कला को लेकर के या कलाकारों को लेकर के किस तरह का उपेक्षा का भाव है, यह हम भारतीय संस्कृति का जितना भी बिगुल बजा लें, लेकिन यह भी माने कड़वा सच है कि हमारे यहाँ लेखकों, रचनाकारों, कलाकारों या संस्कृत कर्मियों की विरासत को बनाने, बचाने, महफूज रखने, सेलिब्रेट करने की वैसी परंपरा नहीं है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। इसी पीड़ा को पत्थर की पुकार में प्रसाद दर्ज कर रहे थे। तो दोस्तों, शिल्पी बहुत गरीब है, शिल्पकार दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, लेकिन जो है उसके बाहर बैठा हुआ वो संपन्न व्यक्ति पत्थर की पुकार सुन लेता, पत्थर की जो करुणा रुदन है वो सुन लेता है। यानी कि पत्थर रो रहा है कि मुझे लाल के पटक तो दिया पर मेरा कोई इस्तेमाल नहीं, मुझे खूबसूरत मूर्ति बनना था, मुझे मेरे ऊपर लोग चढ़ावा चढ़ाते या मुझे माने देख कर खुश होते, मैं ये चाहता था पर ये नहीं हो पाया। तो ये वो रो रहा है, उसको सुनता है तो अंदर जा कर के वह जो संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या सामंत व्यक्ति जो भी है, वो अंदर जाकर शिल्पकार को झिड़कता है, डांटता है कि तुम क्यों पत्थर उठा लाए। तो उस पर शिल्पी कफ निकाल कर गला साफ करते हुए कहता है, वो डायलॉग मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहता है कि आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से, गौर करिएगा, आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से पत्थर का रोना, लहरों का संगीत, पवन की हंसी इत्यादि कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं और उसकी पुकार भी में दत्तचित्त हो जाते हैं, करुणा से पुलकित होते हैं, किंतु क्या कभी दुखी हृदय के नीरव क्रंदन की भी अंतरात्मा की श्रवणेंद्रियों को सुनने देते हैं, जो करुणा का काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप है। यानी कि पत्थर की पुकार, लहरों का संगीत और पवन की हंसी तो आप सुन लेते हैं, लेकिन एक दुखी आदमी जो सचमुच में पीड़ित है, उसका दर्द आपको नहीं सुनाई पड़ता। ये देखिए अपने ऊपर कितना बड़ा व्यंग है प्रसाद का। यानी मैं ये बात जाहिर करना चाह रहा था कि उस समय प्रसाद वगैरह मैंने खुद का भी क्रिटिक, छायावाद की उस भावुकता का भी क्रिटिक रच रहे हैं अपनी कहानियों में। और यह बात केवल इस कहानी में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि निराला की वो बड़ी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर, वो भी पत्थर से जुड़ी हुई कविता है। उसमें वो कहते हैं कि सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। ये बात जो है जब वो आती है तो असल में वो अपने आप को भी एक तरह से प्रक्षालित करते हैं, आलोचना के दायरे में लेते हैं कि इसके पहले हम छायावादी लोग या इस तरह के लोग इस तरह की दुख और पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो झनकार सुनते हैं। और वो पंत की कविता बहुत हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में भी है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो बच्चों से मैं प्रश्न पूछ रहा था वाइवा में, तो यही बराबर बता रहे हैं कि वो पुरानी चीज़ों की जड़ता के बारे में कविता कहती है, वो है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पंत तब तक ये समझ चुके थे कि छायावाद में जो चीज़ें हैं उसके भी झरने का वक्त आ चुका है ना। वो कविता जुगांत की कविता है ना। ये ध्यान देने की बात है कि कैसे छायावाद का कवि, एक छायावाद का कथाकार अपने समय की संवेदना को पार करता और उससे उसकी खुद आलोचना करता है कि द्रुत झरो जगत, वो जो जीर्ण पत्र है वो छायावाद के भी पत्ते हैं जो बड़े लहलहा रहे थे जूही की कली और संध्या सुंदरी में, वो भी झरने, उसके भी झरने का वक्त है। तो प्रसाद की कहानियों को मैं इन प्रस्थानों से देखने की सिफारिश करता हूँ कि उन्हें कैसे हम छायावाद के भीतर की आलोचना के नज़रिए से भी पढ़ें और इस तमाम संदर्भों से हम इसको देखें। और एक बात, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि प्रसाद ने अपनी कहानियों में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाई कि उन्होंने कई कहानियाँ ऐसी लिखी जिसमें शरणागत कहानी का मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें वो हिंदू समाज और संस्कृत के संपर्क में आए हुए ईसाइयों और मुसलमानों, दोनों माने जो उस समय के दो मुख्य धर्म हैं, जिसके बारे में हिंदी नवजागरण के दौर में किसी ने लिखा, समीर सर बैठे हैं शायद वो बता देंगे, मैं भूल रहा हूँ, किसने ये चाँदकरण शारदा ने शायद अपनी पत्रिका में यह लिखा है कि हिंदू धर्म की मोटी रस्सी को ईसाइयत और इस्लाम के दो चूहे बड़ी तेजी से कुतर रहे। ये बात जो है नवजागरण के दौर में चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रसाद उन दोनों चूहों को हिंदू समाज के साथ जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि कई हिंदू परिवारों के बीच आने से जो ईसाई महिला है या मुस्लिम जो समाज के लोग आए हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। माने
प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति या हिंदू जीवन पद्धति में बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिससे ईसाई आदमी भी बदल, उसका हृदय परिवर्तन होता है। वो सरलागत कहानी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसमें बिलफर्ड है, उसकी पत्नी एलिस है और किशोर सिंह के घर में वो रहने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसमें डर के मारे वो लोग भागे हैं, कहीं हम अंग्रेज पा जाए, अंग्रेजों को भारतीय सेना न पा जाए, सिपाही विद्रोह के लोग न पा जाए, तो वो एक हिंदू के घर में ही रुकते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगों के समय कई लोग अपने यहाँ रोक लेते हैं, उस तरह किशोर सिंह जो सामंत हैं उन्होंने रोक रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रसाद इस नज़रिए से भी काम कर रहे थे कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति के परिवारों के जीवन पद्धति के बीच जो खूबसूरत है, जो अच्छा है, जो प्रतिक्रियावादी नहीं है, उससे दूसरे लोग भी कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो नवजागरण का जो समय है उसमें प्रसाद कहीं कहीं इधर से खड़े होते हैं। तो मैं अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखेंगे कि जो उस दौर का नवजागरण का पूरा आंदोलन है, जो प्रेमचंद वगैरह का दबाव है, उधर अम्बेडकर वगैरह भी हो का दबाव 30 के आसपास पूरा दिखाई पड़ता है। उन सारे संदर्भों में आप देखेंगे तो प्रसाद बहुत कथा साहित्य में कई जगहों पर जो है उतने प्रगतिशील या उतने क्रांतिकारी नज़र नहीं आएंगे, जिसके नाते हिंदी आलोचना, खासतौर पर मार्क्सवादी हिंदी आलोचना ने प्रसाद के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि प्रसाद कहीं से भी क्या कहते हैं कि प्रतिक्रियावादी नहीं है। वह जहाँ मूल्यवान चीज़ें मिली उन्होंने अपनी रचनाओं में रचा। और विराम चिन्ह जैसी कहानी, कंकाल जैसा उपन्यास, जिसमें विराम चिन्ह तो अछूत मंदिरों में अछूत के प्रवेश को लेकर के उस आंदोलन से प्रभावित कहानी है, ऐसी तमाम कहानियां हैं। हालांकि वो छिटपुट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रसाद इस तरीके से कथा साहित्य में आते हैं और एक नया रंग लेकर आते हैं, एक नई भाषा लेकर आते हैं, या कहिए कि एक छायावादी भाषा लेकर आते हैं जो उस दौर के सभी छायावादी रचनाकारों के यहाँ मौजूद है। जिस तरह की भाषा का लिखा जाना बाद में उतना आसान नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा सरसरी तौर पर लगता है कि प्रसाद की परंपरा रुक गई, या प्रसाद का पथ वैसे नहीं बना जैसे प्रेमचंद का कथा साहित्य में पथ बना। लेकिन कैसे प्रसाद महत्वपूर्ण है, इस बात को और बेहतर ढंग से और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम अपने विद्वानों को आगे सुनेंगे। मैं यहीं मंच छोड़ता हूँ आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल जी। बहुत अच्छी बात कही कि जिस रूप में कथाकार के रूप में उनको पहचान मिलनी चाहिए उसे नहीं मिली। और मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उनका कहानियाँ लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों की चर्चा होती है ज़्यादा। तो इस रूप में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जितनी महत्व मिलनी चाहिए नहीं मिली। धन्यवाद आपको। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं MLT कॉलेज सहरसा से आए हुए हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मयंक भार्गव जी। मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत प्रिय हैं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। दूर चलने के लिए मुझे अवसर दिया गया, इसलिए सर्वप्रथम आयोजक मंडल का आभार। इस सत्र के अध्यक्ष मेरे गुरु, बल्कि मेरे गुरु कहना शायद बहुत अपर्याप्त है, हम सब के गुरु आकाश धर्मा गुरु प्रोफेसर बलराज पांडे जी, विद्वान वक्तागण डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, सामने उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं दूसरे विभागों के सम्माननीय विद्वत प्राध्यापक वृंद, मित्रों, भारतीय संस्कृति का गौरव बोध यह मुख्य बिंदु है जिसके इर्द गिर्द 3 दिवसीय यह कार्यक्रम आहूत हुआ है। और कथा साहित्य के प्रसाद पथ पर थोड़ी दूर मैं इस बिंदु के ही इर्द गिर्द चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन संस्कृति क्या है, क्योंकि सांस्कृतिक गौरव बोध की चर्चा है। मेरे कुछ विद्यार्थी मित्र सामने दिख रहे हैं, दीपक आदि, जिनके साथ भदंत आनंद कौशल्यान का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध हम लोगों ने पढ़ा था, संस्कृति। यूँ तो संस्कृति पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पर यह संस्कृति है क्या?
तो भदंत आनंद कौशल्यायन के उस लेख में है कि सभ्यता और संस्कृति ये दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनका मतलब समझने में उतनी ही ज्यादा गफलत होती है। तो मैं जिस बिंदु से सांस्कृतिक गौरव बोध को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर्वप्रथम मैं उसी लेख की चर्चा करता हूं कि आखिर संस्कृति क्या है। क्योंकि उसी लेख में यह चर्चा है कि जब कोई विशेषण लग जाता है, भौतिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, तो जो कुछ रहा सहा अर्थ होता है सभ्यता संस्कृति का, वो और भी गड़बड़ हो जाता है। तो उस लेख में बताया है भदंत आनंद कौशल्यायन ने कि जिस योग्यता अथवा प्रवृत्ति से कोई नई चीज खोजी जाती है, उस योग्यता या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं, और उस संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो उस खोजने की वह प्रवृत्ति थी, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन संस्कृत व्यक्ति थे, उनमें संस्कृति थी। भौतिक विज्ञान का एक साधारण सा विद्यार्थी भी आज गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानता है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो न्यूटन के जमाने में पता नहीं थी। पर आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन से ज्यादा संस्कृत नहीं कह सकते। वह सभ्यता के अगले दौर में हम लोग, जिसके बदौलत कोई नई चीज खोजी जाती है, किसी नए तथ्य के दर्शन किए जाते हैं। अब वह उसके कारक अलग अलग हो सकते हैं। भौतिक प्रेरणा से कोई चीज खोजी जाती है, आग की खोज हुई शीतोष्ण से बचने के लिए, सुई धागे की खोज हुई, इनके पीछे भौतिक वह संस्कृति ऐसी है जिसके पीछे भौतिक प्रेरणा है। पेट भरा हुआ है, पर आकाश में जो तारे जगमगा रहे हैं उनको जानने की इच्छा है, वह ज्ञानेप्सा है। ज्ञानेप्सा के कारण वह तथ्य खोजा जा रहा है, तो संस्कृति के पीछे ज्ञानेप्सा है। और भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा के अलावा एक जो तीसरा बड़ा कारक है, जिस कारण मां रात भर अपने रोगी बच्चे को खिलाने के लिए रात भर जगी रहती है, वह संस्कृति है। जिस कारण राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया लोक कल्याण के लिए, वह संस्कृति है। तो वह योग्यता, वह प्रवृत्ति ही संस्कृति है। और जब हम सांस्कृतिक गौरव बोध की बात करते हैं, तो मेरी नजर में इस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि वह प्रवृत्ति जो हमसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करवाएगी, वह संस्कृति नहीं है, वह असंस्कृति है। संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से होना आवश्यक है, अन्यथा वह असंस्कृति है। यह क्षण क्षण परिवर्तित होता संसार है, किसी एक चीज को पकड़कर बैठ नहीं सकते। आज से 500 साल पहले जो चीज थी, 100 साल पहले जो चीज थी, वही आज की संस्कृति नहीं है। और जोर देकर कहना चाहता हूं कि मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया, कोई नई संस्कृति की चीज आई, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, संस्कृति वह चीज हो ही नहीं सकती जिसकी रक्षा के लिए दलबंदी की जरूरत पड़े। अन्यथा समझ जाइए कि वो असंस्कृति है। हाँ भैया बोलिए। हाँ बोलिए। तो इस सांस्कृतिक गौरव बोध की जब बात हो रही है, तो फिर एक सवाल उठता है कि जयशंकर प्रसाद ही क्यों? एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ रामविलास शर्मा की मशहूर किताब साहित्य साधना से, निराला की साहित्य साधना। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है उसमें कि निराला जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए एक तरफ गालिब और नजीर को रख रहे थे, और दूसरी तरफ तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद में विचार साम्य तलाश रहे थे। रामविलास जी ने एक तरफ रखा गालिब और नजीर को, और दूसरी तरफ तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। इन सांस्कृतिक मूल्य बोध में तुलसीदास के बाद यदि कोई व्यक्तित्व उभर कर आता है, तो वह है जयशंकर प्रसाद। इसलिए हम सांस्कृतिक बोध की जब बात होती है, तो जयशंकर प्रसाद पर बात करने की आवश्यकता महसूस होती है। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ प्रसाद जी की मशहूर कहानी आंधी से। उसमें एक पात्र है श्रीनाथ, वह रामेश्वर को एक पत्र लिखता है कि सच बात तो यह है कि मुझे वर्तमान युग की चिकित्सा में वैसा ही भरोसा है जैसे पाश्चात्य पुरातत्वों की खोज पर।
जैसे पाश्चात्य पुरातत्वज्ञ सांची और अमरावती के स्तंभ और शिल्प के चिन्ह देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें ग्रीक स्थापत्य कला है, क्योंकि भारतीय स्थापत्य कला ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय तो वस्त्र पहनना जानते ही नहीं। अब उसके बाद भले आप त्रिपिटक से ही उदाहरण क्यों न दे दें, क्योंकि त्रिपिटक में लिखा है, त्रिपिटक से ही प्रमाण क्यों न दे दें कि बिना अंतरवासक चीवर के कोई भिक्षुक रहता ही नहीं था, फिर भी वो न मानने वाले। ये प्रसाद जी ने लिखा है। प्रसाद के पास भारत को देखने की एक भारतीय दृष्टि थी, एक भारतीय दृष्टिबोध था, जिसमें न कोई हीनता ग्रंथि थी न कोई श्रेष्ठता बोध था। इसलिए जब भारत के सांस्कृतिक बोध को समझने की बात होती है तो जयशंकर प्रसाद याद आते हैं। कविता में तो निश्चित ही कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन उनका कथा साहित्य भी ठीक वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसे सांस्कृतिक बोध को समझने के लिए। रामस्वरूप जी ने उनकी कथा भाषा के संबंध में लिखा है कि उनके नाटकों की भाषा एक ऐतिहासिक अंतराल को जन्म देती है और उनकी कथा भाषा एक आत्मीयता को। यह आत्मीयता केवल उनकी कथा भाषा में ही नहीं बल्कि उनकी कथा दृष्टि में भी है। प्रिय विंध्याचल जी अब जिस मधुआ का जिक्र कर रहे थे, एक आत्मीयता उस शराबी में जो कर्म पथ से अलग हो गया है, पर जब उस छोटे बच्चे को देखता है जिसकी दशा बड़ी बिगड़ी हुई है, जिसको कहा जाता है कि भाई ठाकुर साहब ने 2 लाठी तो लगाई है, कोई गोली तो नहीं मारी, तुम क्यों रो रहे हो, उस बच्चे के प्रति एक आत्मीयता उभरती है उस शराबी के मन में, और वह अगले दिन से अपना पुराना औजार निकालता है और सान चढ़ाने का काम करना शुरू करता है। तो यह आत्मीयता जो है इसका संबंध भारतीय कल्याण भावना से है, जो अपने परिवार को छोड़कर एक बृहत्तर परिवार से जुड़ने की बात करती है। तो यह आत्मीयता उस सांस्कृतिक बोध का एक लक्षण है। इसलिए जब हम प्रसाद के कथा साहित्य पर बात करते हैं तो पहली चीज जो ध्यान में आती है कि प्रसाद का कथा साहित्य खिला है ज्यों बिजली का फूल वाला नहीं है। इसमें भौतिक प्रेरणा से जुड़ा यथार्थ बोध बहुत गहरे स्तर पर है। ज्ञानेप्सा से जुड़ी आत्मीयता गुम्फित है इसमें, और लोक कल्याण की भावना हर जगह कदम कदम पर मौजूद मिलती है। इसलिए प्रसाद के कथा साहित्य में इस सांस्कृतिक गौरव बोध के पर्याप्त लक्षण दिखाई देते हैं। जिस यथार्थ बोध की बात मैं करना चाह रहा हूं और कई दफा तुलना की जाती है, तो तितली उपन्यास के अकाल वर्णन आप सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा ध्यान खींचना चाहता हूं उसका, कि जब उसका एक पात्र है रामनाथ, वह जब नर्मदा के तट से उज्जैन जा रहा होता है तो ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर बिना स्टेशन के खड़ी हो जाती है। कोई स्टेशन नहीं है, फिर भी ट्रेन खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भूखमरों की भीड़ रेलवे लाइन पर खड़ी थी। संसार का नग्न चित्र, पीड़ा दुख का तांडव नृत्य खींचा है प्रसाद ने उसमें। बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के सैकड़ों नरकंकाल इंजन के सामने लाइन लगाकर खड़े खड़े, गिरे गिरे, मृत्यु की आशा में टक लगाए हुए हैं, हिल नहीं सकते, ऐसी दारुण स्थिति है। और ट्रेन का ड्राइवर चंदा करता है और कुछ पैसे उनको देता है। जैसे ही कुछ पैसे मिलते हैं वो समीप के बाजार की ओर भागते हैं, और जो कथा वाचक नैरेटर है वो भी उनके पीछे जाता है, पर वह बाजार तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि बाजार से पहले ही एक ऐसा पेड़ मिलता है जिसकी पत्तियां नहीं थी। पत्रहीन नग्न गाछ के नीचे एक निश्चेष्ट व्यक्ति सोया हुआ है और जीवन बचाने के लिए अपने हाथ को मुश्किल से उठाकर मुंह पर ले जाता है और हाथ चाट कर अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है। ऐसा दारुण चित्र है। और यह नरेटर दूध लाते हैं और उसके गले में टपकाने लगते हैं, तब वह आंख की पुतलियों से इशारा करता है। उसके बगल में, उसका नरेटर का ध्यान नहीं गया था, उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची है
वह भी निश्चय दम तोड़ रही बच्ची है, और वह दम तोड़ता व्यक्ति आंख की पुतलियों के इशारे से कहता है कि मेरे प्राण नहीं, इसके प्राण बचाओ। यह है भारतीय संस्कृति। मृत्यु के समय भी अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार की, दूसरे की चिंता। यह है भारतीय सांस्कृतिक गौरवबोध। और फिर उस बच्ची के प्राण बचाए। तो जिस अकाल का यह वर्णन है, संवत 55 का जिक्र किया है प्रसाद ने, जिसका स्मरण करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर उस अकाल के बारे में भी प्रसाद ने लिखा है कि वह अकाल आज के सुकाल से ज्यादा सदैव था। सुकाल अच्छे दिन, यानी उस समय भी अच्छे दिन के दावे किए जा रहे थे। क्या यह है सुकाल? अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, इस सुकाल के दावे किए जा रहे थे। पर प्रसाद कहते हैं कि नहीं, वह अकाल आज के सुकाल से बढ़िया था। आज 5 सेर की बिक्री के बाद भी कहीं जू नहीं रेक रही। सब जैसे धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं, पर मुश्किल है कि कोई अकाल कहकर चिल्लाता नहीं है। कोई आज के समय को अकाल कहने को तैयार नहीं है। और प्रसाद यह अंकित करते हैं कि आज का अकाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह केवल भारतवर्ष में ही नहीं, लंदन में भी जो हुक्मरान अंग्रेज थे, उनके राष्ट्र की भी बात भारत प्रसाद करते हैं कि लंदन में भी हर जगह सुकाल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तितली उपन्यास के ही इंद्रदेव जब जाते हैं तो वहां उन्हें दिखता है कि एक ओर सुगंधित जल के फव्वारे फूट रहे हैं, बिजली से कमरा इतना गर्म है कि कपड़े उतारने पड़ते हैं, और दूसरी ओर बर्फ और पाले में दुकान के चबूतरे के नीचे अर्धनग्न दरिद्र पात्र चबू दुकान के चबूतरे में रात बिताने के लिए विवश है। प्रसाद सवाल उठाते हैं कि क्या इतना अपूत धन विदेश से ले जाकर भी इन लोगों ने अपने देश की दरिद्रता का नाश किया? क्या दूसरे देश की प्रकृति का रक्त इन लोगों की प्यास बुझा सका है? और प्रसाद जानबूझकर 2 चित्र खींचते हैं। लंदन का एक चित्र है कि एक रोटी के लिए छीना झपटी हो रही है। एक स्त्री है जिसको बाद जो शैला बनकर बाद में भारत आती है, उसको लगता है कि क्या यह रोटी पूरी खा जाएंगे ये लड़के, और शराब से भरी आंखों की खुमारी है दिखती है, और वो आंखें चढ़ाकर झगड़ा करने को उतारू है, और वो लड़के वो रोटी खींच लेते हैं। और फिर चटपट तमाचे, धौल धप्पर, गाली गलौज, ये सब एक रोटी के लिए चल रहा है लंदन में। और दूसरी तरफ प्रसाद भारत के एक परिवार का चित्रण करते हैं जिसके पास 1.5 पाव दूध है एक दिन, और वह जो बंजो नाम की लड़की है वह खुद नहीं लेती है, अपने पितृतुल्य उस बूढ़े को दे देती है दूध पीने के लिए, और बूढ़ा स्नेहवश खड़खड़ाता है कि तू बहुत पाजी है, तुम कैसे खाओगी? ये जो दूसरे की चिंता है, यह सांस्कृतिक बोध है। केवल मनुष्य नहीं, पशु भी इस चिंता के दायरे में आते हैं। वो बाबा जो है वो कहते हैं कि मधुआ, तू गायों को अच्छी तरह चराता नहीं है, देखो यह दुबली गाय कितनी दुबली हो गई है। मधुआ कहता है कहाँ चराए, कोई उसर नहीं बचा, कोई पड़ती नहीं बची। और तब वो बाबा कहते हैं कि तू ठीक कहता है, पशुओं को चराते चराते मनुष्य अब पशुओं के खाने का स्थान भी, पशुओं को खाते खाते मनुष्य अब पशुओं के खाने का स्थान भी खाने लगा। तो यह सांस्कृतिक बोध है। और जहां यह लोक कल्याण नहीं दिखता, वहां प्रसाद खुलकर यथार्थ चित्रण करते हैं। भारतीय दृष्टि उनको भारत को देखने से नहीं रोकती। रमुआ का जिक्र आता है कि एक ब्याह में रमुआ ने 10 रुपए कर्ज लिए थे, और उसको सधाने के लिए जीवन भर वो हल चलाता रहा। हल चलाते चलाते मर गया। उसका लड़का भी उसी 10 रुपए में हल चलाने लगा, और फिर अब उसका लड़का भी यदि हल चलाने के डर से कलकत्ता न भाग जाए तो इसमें किसका दोष कहा जाएगा? ये प्रसाद चित्रित कर रहे हैं। हिंदुओं के बारे में लिखा कि हिंदुओं में परस्पर तनिक भी सहानुभूति नहीं है। मनुष्य के दुख सुख का सौदा करने लगता है, और इसका अवलंब बनता है रुपया। हमारी छोटी सी गृहस्थी में
कूड़ा करकट जुटा लेने की प्रवृत्ति है, और उसमें प्राणों से बढ़कर मोह। 2-4 गहने, 10-5 बर्तन, और उसको 10 बार बंधक रखेंगे, और दिन भर आए दिन घर में कलह होती रहेगी। यही हर घर का दृश्य हो गया है। क्यों? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है। और प्रसाद इसको देखते हैं, कारण इसका कि पद दलित रहते रहते हमारी सामूहिक चेतना नष्ट हो गई है। जो भारतीय मूल्य हैं, जो उच्च गौरव सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो नष्ट हो गए गुलामी के कारण, पद दलित होने के कारण। भारतीय मूल्य है कौटुंबिक चेतना, सहानुभूति, त्याग, जिसे तितली में शैला नाम की पात्र सीखने के लिए भारत आती है। वह कहती है कि हमारे पश्चिमी जीवन का जो संस्कार है वह स्वावलंबन पर बल देता है, और तुम्हारा जो भारतीय हृदय है वह कौटुंबिकता में पला है। इसीलिए परंपरागत संस्कृति के कारण उसमें सहानुभूति की, सहायता की ज्यादा आशा है। मैं तुम्हारी संस्कृति को सीखकर तुम्हारे नजदीक आना चाहती हूँ। दूसरों के लिए त्याग इस संस्कृति का प्रमुख लक्षण है। जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य में हम देखेंगे कि ज्यादातर उपन्यास हो या कहानी हो, उसमें त्याग पर बल है। यहां तक कि जितनी प्रेम कहानियां हैं, केवल एक कहानी है जिसको मुश्किल से कह सकते हैं कि संयोग की कहानी है, अन्यथा उनकी सारी कहानियां, उसमें प्रेमास्पद का मिलन नहीं होता है, अंत प्रेमास्पद की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेमी और प्रेमास्पद की त्याग भावना पर बल है। एक कारण तो इसका यह है तत्कालीन परिस्थिति, क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हुई थी, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो शायद इसलिए प्रेमास्पद की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस संबंध में कि यह जो प्रेमी और प्रेमास्पद का मिलन नहीं होता, यह एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक क्षुद्र स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र भक्ति के लिए, एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रेम का त्याग होता है। उदाहरण के लिए पुरस्कार कहानी, अरुण और मधुलिका का प्रेम है। वह अरुण चाहता है कि मधुलिका के सहयोग से राज्य पर आक्रमण कर दिया जाए, पर जैसे इसे पता चलता है कि अगली सुबह सेना के द्वारा हमारा राज्य पराधीन कर लिया जाएगा, यह खुद जाकर बता देती है। और जब पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए, तो कहती है अरुण के साथ मुझे भी प्राणदंड की सजा। पर व्यक्तिगत प्रेम का त्याग एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। छोटा जादूगर का जो बच्चा है, उसके पिता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में। एक कहानी है नूरी। नूरी अपने हाथों से, और देखिए इसलिए मैं जानबूझ के इन दो कहानियों का जिक्र कर रहा हूं। इधर अरुण और मधुलिका है, उधर नूरी और याकूब है। राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम किसी में कम नहीं है। नूरी याकूब को अपने हाथों जकड़े हुई है, किंतु याकूब का देश प्रेम उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति मांग रहा है। कश्मीर प्रेम के लिए वह अकबर की हत्या करना चाहता है। कहता है मुझे छुट्टी दो, मैं यही सोचकर मर सकूंगा कि कोई मुझे प्यार करता है। यह जो त्याग है, यह भी भारतीय सांस्कृतिक बोध का एक प्रमुख लक्षण है। पर जब मैं इस त्याग की बात कर रहा हूं, तो एक चीज कहना जरूरी समझता हूं कि शायद इस त्याग को ही उदासीनता या पलायन कई बार समझ लिया जाता है, और प्रसाद पर इसके आरोप भी लगते हैं। सर, उनके पात्र सुसाइड बहुत करते हैं। जी जी। शैला रामनाथ से पूछती है कि आपके वेदांत में जो जगत को मिथ्या और भ्रम मान लेने का सिद्धांत है, वही यहाँ के मनुष्यों को उदासीन बनाता है। संसार को असत समझने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वास पूर्वक कर सकता है? तो रामनाथ इसका प्रत्याख्यान करते हैं कि वेदांत की यह जो समझ है, यह पुराने जमाने का सांप्रदायिक वेदांत है, जो अन्य दर्शन को तर्क के आधार पर पराजित करने के लिए बनाया गया है। सच्चा वेदांत व्यावहारिक है। भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद है, लेकिन इसका रहस्य यह है कि समाजवाद की जो रूढ़ियां हैं,
उससे व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा हो। और व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति समता की प्रतिष्ठा, जिसमें समझौता अनिवार्य है। और जहां परस्पर समझौता होगा, परस्पर सहायता की बात होगी, सेवा की बात होगी, वहां झगड़ा, लड़ाई, द्वेष कम होगा। और इसीलिए प्रसाद इस पर बल देते हैं। अब ये तो निश्चित तौर पर है कि ये जो प्रवृत्ति है, तो बाबा रामनाथ धार्मिक जनता के उस विभाग के प्रतिनिधि हैं जो पूरे संसार को अपना आभारी मानते हैं। इनका मानना है कि पूरा संसार का जो अंधकार काल था, उसमें हम लोगों ने ज्ञान की ज्योति जलाई। और ये उस उपन्यास में यह भी कहते हैं कि जो ईसा मसीह हैं, उनके जीवन और मृत्यु में भी भारतीय संदेश की क्षीण प्रतिध्वनि है। तो खैर, यह एक तरह का अतिवाद है उस पात्र का, लेकिन इसी मनोवृत्ति का एक रूप है कि तितली उपन्यास में धर्मांतरण पर बल दिया गया है। उसमें जो ईसाई पात्र है, उसका हिंदू धर्म में परिवर्तन होता है। और जो अनवरी नाम की एक मुस्लिम पात्र है, वह भी कहती है कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ, मैं पूजा पाठ करना चाहती हूँ, हिंदू बनना चाहती हूँ। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे कुल्ली भाट की याद आई, निराला की कुल्लू भाट। उसमें जिस मुसलमानी से शादी करते हैं कुल्ली भाट, और अंत में परिणति यह होती है कि 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं मिलते हैं, और जो अयोध्या जाके दीक्षित करवाते हैं, फिर भी स्वीकार्यता नहीं होती। जाति धर्म अपने आप में हमारी सच्चाई है, मुंह नहीं मोड़ सकते। जातिगत भेद, धर्मगत भेद, यह भी भारतीय समाज का यथार्थ है। और जिसको इशारा विंध्याचल जी कर रहे थे, विराम चिन्ह कहानी, दलित जीवन के यथार्थ की, दलित व्यथा को उजागर करने वाली बहुत और आरंभिक कहानियों में से एक विराम चिन्ह। एक बुढ़िया है, मंदिर के से दूर कुछ चीजें बेचती हैं। कई बार इतने पैसे भी नहीं होते कि चावल बन सके। दूर से ही केला हाथ में लेती और सोचती है कि प्रसाद चढ़ गया, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसका बेटा है राधा, वह अपने मित्रों के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। वह आंदोलन चलाता है और मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए लठ चलाए जाते हैं और वो मर जाता है। और वो बुढ़िया जो रोकती थी उसे इस आंदोलन से, अब वो उसके शव को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहती है। परंतु मंदिर पर जाते जाते ही, सिंह द्वार पर जाते जाते ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और प्रवेश करने वालों के और मंदिर के बीच वह विराम चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है। जिस सिकंदर की शपथ का भी जिक्र इन्होंने किया, अफगानिस्तान में वो कथा भूमि हो रही है उसकी, कि मिंगलौर दुर्ग पर आक्रमण है सिकंदर का। 7000 भारतीय सैनिक यहाँ से न्योता उनको मिला है इस आक्रमण का प्रत्याख्यान करने का। वो गए हैं सरदार का साथ देने। सरदार की जब मृत्यु होती है तो सरदारिन सिकंदर से समझौता कर देती है, और समझौते की एक शर्त है कि भारतीय सैनिक सकुशल वापस चले जाएंगे। लेकिन सिकंदर एक प्रस्ताव देता है कि आप हमारी सेना में आ जाएं, अन्यथा मार दिए जाएंगे आप। उस समझौते की शर्त को तोड़ देता है। लेकिन भारतीय सैनिक कहते हैं, मर जाते हैं, प्राण दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने भाइयों के खिलाफ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो जब अपने भाइयों के खिलाफ अफगानिस्तान की कथा भूमि में वो जाने को तैयार नहीं, तो भारत भूमि में जो भाई हैं उनके साथ क्यों नहीं रहेंगे, कि जब वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि जब अफगानी लोगों के लिए और दूर अफगानिस्तान से भारतीयों के लिए उन्होंने भाईचारा दिखाया, तो अपने समाज, अपने देश के सब लोग अपने क्यों ना होंगे। और प्रसाद ने धर्म, जाति जैसे कई कारकों का जिक्र किया है। बहुत सारे द्वंद्व रहे हैं भारत के इतिहास में, सब लोग जानते हैं। ममता कहानी है जिसमें मुगल और पठान द्वंद्व का चित्रण है। शेर शाह के भय से हुमायूं भाग रहा है। इरावती उपन्यास, बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच, महाकाल के उपासक और बौद्ध उपासकों के बीच द्वंद्व है। अशोक कहानी जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बीच द्वंद्व है। अशोक कहता है कि जो मनुष्य जैनों का साथी होगा वह अपराधी होगा, और जो एक जैन का सिर काट कर लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और आर्य अनार्य द्वंद्व तो है ही। मुसलमानों के भयानक आतंक से किस प्रकार हिंदू जाति, हिंदू का शाही वंश का नाश हो रहा है, इसका चित्र तो है ही। तो इन द्वंद्वों से गुजरते हुए भारत का और भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारत की संस्कृति का चरित्र बिल्कुल अलग है। इसको दूसरे देश, दूसरे समाज से आए हुए लोग उस तरह से नहीं समझ सकते हैं।
मैं उदाहरण देना चाहता हूँ सलीम कहानी का। सलीम कहानी में एक गांव है जिसमें प्रेम कुमारी नाम की एक पात्र पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान करती है, खीर चढ़ाती है प्रसाद में, और उस गांव में का जो गुल मोहम्मद खां का बेटा है अमीर खान उस प्रसाद को बड़े प्रेम से खाता है। और उसी कहानी में बाहर से एक मुसलमान आया है, वह यह देखकर अवाक हो जाता है कि काफिर के हाथों ये मुसलमान प्रसाद खा रहे हैं। वह आपत्ति करता है कि यह अनुचित है, लेकिन जब दूसरे मुसलमान लड़कों के समक्ष वह इस बात को उठाता है तो जितने लड़के हैं, कोई कहता है यह मेरी पड़ोसन है, कोई कहता है यह मेरी बहन है, कोई कहता है नंदराम बंदूक बहुत अच्छी चलाता है, इसने हमें घोड़ा चलाना सिखाया, घोड़े पे चढ़ना सिखाया है, इसने हमारे गांव के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो भारत के चरित्र में, भारत की संस्कृति में अगर आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है कि प्रेम कुमारी प्रसाद चढ़ाए और अमीर खान उस प्रसाद को बड़े प्रेम से पाए, और जो बाहर का कोई व्यक्ति यदि इसमें हस्तक्षेप करता है तो उसको उसका मुकाबला किया जाए। यह भारत का सांस्कृतिक गौरव है। जो जिस धर्म की बात प्रसाद कर रहे हैं उस धर्म का मतलब है सदाचार, जिसकी बात प्रसाद करते हैं उस धर्म का मतलब है प्रेम, अतिथि सत्कार जैसे मूल्य। इन्हीं मूल्यों पर प्रसाद ने अपनी कहानियों पर, अपने कथा साहित्य में बल दिया है। उसी तितली उपन्यास में वो कहते हैं कि जब जो रामनाथ और इंद्रदेव की आपसी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि विलायत से लौटकर आपने अपने देश की संस्कृति और धर्म की ओर आपने उदासीनता नहीं दिखाई, इसलिए मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ। पर इंद्रदेव थोड़ी निराशा से कहते हैं कि नहीं, जीवन में हर ओर अभाव ही अभाव दिख रहा है। प्रेम का अभाव, धन का अभाव, शरीर रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव, यही चारों ओर दिखाई दे रहा है। और जिसको हम धर्म या सदाचार कहते हैं वह भी शांति नहीं देता। तो इससे तो अच्छी है पश्चिम की आर्थिक या भौतिक समता, जो जिसमें ईश्वर की योजना नहीं है पर सब तरह की सुविधाओं की योजना है। तो बाबा रामनाथ उन्हें समझाते हैं कि यदि केवल अर्थ प्रेम की शिक्षा दी जाएगी तो यह पशु बना देने का अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर का, आत्मा का निवास न होगा तो सब लोग दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित रह जाएंगे। यांत्रिक सभ्यता पुरानी होते ही ढीली पड़ जाएगी। मैं मानता हूं कि पश्चिम एक शरीर तैयार कर रहा है और उसमें प्राण देने का काम पूर्व के अध्यात्मवादियों का है। यही पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संगम होगा, जिसमें मानवता का स्रोत प्रसन्न धार में बहा करेगा। तो इंद्रदेव पूछते हैं कि क्या उस दिन के इंतजार में हम लोग निश्चिष्ट भाव से बैठे रहें? रामनाथ का उत्तर है नहीं, मानवता की कल्याण कामना में लगे। यह कल्याण कामना ही भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध है, जो प्रसाद के कथा साहित्य में दिखाई देता है। चूंकि समय हो गया है, अगर मुझे समय और मिलता तो मैं इरावती की थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था। इरावती अपूर्ण उपन्यास है और उसमें कोणार्क के अधूरेपन जैसा सौंदर्य है। तो खैर, और उसमें जितनी तेज गति से कथाक्रम बढ़ रहा है तो लगता है कि प्रसाद एक बहुत बड़े फलक पे चित्रित करना चाह रहे थे, परंतु आज मैं घड़ी में सामने इसलिए रखा मैंने कि मेरे बाद जिस वक्ता को सुनने के लिए हमेशा लोग बना रहता है, 2 वक्ता भी बहुत से महत्वपूर्ण वक्ता बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रेम का त्याग होता है। उदाहरण के लिए पुरस्कार कहानी, अरुण और मधुलिका का प्रेम है। वह अरुण चाहता है कि मधुलिका के सहयोग से राज्य पर आक्रमण कर दिया जाए, पर जैसे इसे पता चलता है कि अगली सुबह सेना के द्वारा हमारा राज्य पराधीन कर लिया जाएगा, यह खुद जाकर बता देती है। और जब पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए, तो कहती है अरुण के साथ मुझे भी प्राण दंड की सजा। पर व्यक्तिगत प्रेम का त्याग एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। छोटा जादूगर का जो बच्चा है, उसके पिता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में। एक कहानी है नूरी। नूरी अपने हाथों से, और देखिए इसलिए मैं जानबूझ के इन 2 कहानियों का जिक्र कर रहा हूं। इधर अरुण और मधुलिका है, उधर नूरी और याकूब है।
राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम किसी में कम नहीं है। नूरी याकूब को अपने हाथों जकड़े हुई है, किंतु याकूब का देश प्रेम उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति मांग रहा है। कश्मीर प्रेम के लिए वह अकबर की हत्या करना चाहता है। कहता है मुझे छुट्टी दो, मैं यही सोचकर मर सकूंगा कि कोई मुझे प्यार करता है। यह जो त्याग है, यह भी भारतीय सांस्कृतिक बोध का एक प्रमुख लक्षण है। पर जब मैं इस त्याग की बात कर रहा हूं तो एक चीज कहना जरूरी समझता हूं कि शायद इस त्याग को ही उदासीनता या पलायन कई बार समझ लिया जाता है और प्रसाद पर इसके आरोप भी लगते हैं। सर उनके पात्र सुसाइड बहुत करते हैं। जी जी। शैला रामनाथ से पूछती है कि आपके वेदांत में जो जगत को मिथ्या और भ्रम मान लेने का सिद्धांत है, वही यहाँ के मनुष्यों को उदासीन बनाता है। संसार को असत समझने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वास पूर्वक कर सकता है? तो रामनाथ इसका प्रत्याख्यान करते हैं कि वेदांत की यह जो समझ है, यह पुराने जमाने का सांप्रदायिक वेदांत है, जो अन्य दर्शन को तर्क के आधार पर पराजित करने के लिए बनाया गया है। सच्चा वेदांत व्यावहारिक है। भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद है, लेकिन इसका रहस्य यह है कि समाजवाद की जो रूढ़ियां हैं उससे व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा हो, और व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति समता की प्रतिष्ठा, जिसमें समझौता अनिवार्य है। और जहां परस्पर समझौता होगा, परस्पर सहायता की बात होगी, सेवा की बात होगी, वहां झगड़ा, लड़ाई, द्वेष कम होगा। और इसीलिए प्रसाद इस पर बल देते हैं। अब ये तो निश्चित तौर पर है कि ये जो प्रवृत्ति है, तो बाबा रामनाथ धार्मिक जनता के उस विभाग के प्रतिनिधि हैं जो पूरे संसार को अपना आभारी मानते हैं। इनका मानना है कि पूरा संसार का जो अंधकार काल था, उसमें हम लोगों ने ज्ञान की ज्योति जलाई। और ये उस उपन्यास में यह भी कहते हैं कि जो ईसा मसीह हैं, उनके जीवन और मृत्यु में भी भारतीय संदेश की क्षीण प्रतिध्वनि है। तो खैर यह एक तरह का अतिवाद है उस पात्र का, लेकिन इसी मनोवृत्ति का एक रूप है कि तितली उपन्यास में धर्मांतरण पर बल दिया गया है। उसमें जो ईसाई पात्र है, उसका हिंदू धर्म में परिवर्तन होता है, और जो अनवरी नाम की एक मुस्लिम पात्र है, वह भी कहती है कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ, मैं पूजा पाठ करना चाहती हूँ, हिंदू बनना चाहती हूँ। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे कुल्ली भाट की याद आई, निराला की कुल्लू भाट। उसमें जिस मुसलमानी से शादी करते हैं कुल्ली भाट, और अंत में परिणति यह होती है कि 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं मिलते हैं, और जो अयोध्या जाके दीक्षित करवाते हैं, फिर भी स्वीकार्यता नहीं होती। जाति धर्म अपने आप में हमारी सच्चाई है, मुंह नहीं मोड़ सकते। जातिगत भेद, धर्मगत भेद, यह भी भारतीय समाज का यथार्थ है। और जिसको इशारा विंध्याचल जी कर रहे थे, विराम चिन्ह कहानी, दलित जीवन के यथार्थ की, दलित व्यथा को उजागर करने वाली बहुत और आरंभिक कहानियों में से एक विराम चिन्ह। एक बुढ़िया है, मंदिर के से दूर कुछ चीजें बेचती हैं, कई बार इतने पैसे भी नहीं होते कि चावल बन सके। दूर से ही केला हाथ में लेती और सोचती है कि प्रसाद चढ़ गया, क्योंकि अंदर जाना तो जाने की अनुमति नहीं है। उसका बेटा है राधा, वह अपने मित्रों के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह आंदोलन चलाता है, और मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए लठ चलाए जाते हैं और वो मर जाता है। और वो बुढ़िया जो रोकती थी उसे इस आंदोलन से, अब वो उसके शव को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहती है, परंतु मंदिर पर जाते जाते ही, सिंह द्वार पर जाते जाते ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और प्रवेश करने वालों के और मंदिर के बीच वह विराम चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है। जिस सिकंदर की शपथ का भी जिक्र इन्होंने किया, अफगानिस्तान में वो कथा भूमि हो रही है उसकी, कि मिंगलौर दुर्ग पर आक्रमण है सिकंदर का। 7000 भारतीय सैनिक यहाँ से न्योता उनको मिला है इस आक्रमण का प्रत्याख्यान करने का। वो गए हैं सरदार का साथ देने। सरदार की जब मृत्यु होती है तो सरदारिन सिकंदर से समझौता कर देती है, और समझौते की एक शर्त है कि भारतीय सैनिक सकुशल वापस चले जाएंगे, लेकिन सिकंदर एक प्रस्ताव देता है कि आप हमारी सेना में आ जाएं, अन्यथा मार दिए जाएंगे आप। उस समझौते की शर्त को तोड़ देता है।
लेकिन भारतीय सैनिक कहते हैं, मर जाते हैं, प्राण दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने भाइयों के खिलाफ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो जब अपने भाइयों के खिलाफ अफगानिस्तान की कथा भूमि में वो जाने को तैयार नहीं, तो भारत भूमि में जो भाई हैं उनके साथ क्यों नहीं रहेंगे कि जब वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि जब अफगानी लोगों के लिए और दूर अफगानिस्तान से भारतीयों के लिए उन्होंने भाईचारा दिखाया, तो अपने समाज, अपने देश के सब लोग अपने क्यों ना होंगे। और प्रसाद ने धर्म, जाति जैसे कई कारकों का जिक्र किया है। बहुत सारे द्वंद्व रहे हैं भारत के इतिहास में, सब लोग जानते हैं। ममता कहानी है जिसमें मुगल और पठान द्वंद्व का चित्रण है। शेर शाह के भय से हुमायूं भाग रहा है। इरावती उपन्यास, बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच महाकाल के उपासक और बौद्ध उपासकों के बीच द्वंद्व है। अशोक कहानी जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बीच द्वंद्व है। अशोक कहता है कि जो मनुष्य जैनों का साथी होगा वह अपराधी होगा, और जो एक जैन का सिर काट कर लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और आर्य अनार्य द्वंद्व तो है ही। मुसलमानों के भयानक आतंक से किस प्रकार हिंदू जाति, हिंदू का शाही वंश का नाश हो रहा है, इसका चित्र तो है ही। तो इन द्वंद्वों से गुजरते हुए भारत का और भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारत की संस्कृति का चरित्र बिल्कुल अलग है। इसको दूसरे देश, दूसरे समाज से आए हुए लोग उस तरह से नहीं समझ सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं सलीम कहानी का। सलीम कहानी में एक गांव है जिसमें प्रेम कुमारी नाम की एक पात्र पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान करती है, खीर चढ़ाती है प्रसाद में, और उस गांव में का जो गुल मोहम्मद खां का बेटा है अमीर खान, उस प्रसाद को बड़े प्रेम से खाता है। और उसी कहानी में बाहर से एक मुसलमान आया है। वह यह देखकर अवाक हो जाता है कि काफिर के हाथों ये मुसलमान प्रसाद खा रहे हैं। वह आपत्ति करता है कि यह अनुचित है। लेकिन जब दूसरे मुसलमान लड़कों के समक्ष वह इस बात को उठाता है तो जितने लड़के हैं, कोई कहता है यह मेरी पड़ोसन है, कोई कहता है यह मेरी बहन है, कोई कहता है नंदराम बंदूक बहुत अच्छी चलाता है, इसने हमें घोड़ा चलाना सिखाया, घोड़े पे चढ़ना सिखाया है, इसने हमारे गांव के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो भारत के चरित्र में, भारत की संस्कृति में अगर आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है कि प्रेम कुमारी प्रसाद चढ़ाए और अमीर खान उस प्रसाद को बड़े प्रेम से पाए, और जो बाहर का कोई व्यक्ति यदि इसमें हस्तक्षेप करता है तो उसको उसका मुकाबला किया जाए। यह भारत का सांस्कृतिक गौरव। जो जिस धर्म की बात प्रसाद कर रहे हैं उस धर्म का मतलब है सदाचार। जिसकी बात प्रसाद करते हैं उस धर्म का मतलब है प्रेम, अतिथि सत्कार जैसे मूल्य। इन्हीं मूल्यों पर प्रसाद ने अपनी कहानियों पर, अपने कथा साहित्य में बल दिया है। उसी तितली उपन्यास में वो कहते हैं कि जब जो रामनाथ और इंद्रदेव की आपसी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि विलायत से लौटकर आपने अपने देश की संस्कृति और धर्म की ओर आपने उदासीनता नहीं दिखाई, इसलिए मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ। पर इंद्रदेव थोड़ी निराशा से कहते हैं कि नहीं, जीवन में हर ओर अभाव ही अभाव दिख रहा है। प्रेम का अभाव, धन का अभाव, शरीर रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव, यही चारों ओर दिखाई दे रहा है। और जिसको हम धर्म या सदाचार कहते हैं वह भी शांति नहीं देता। तो इससे तो अच्छी है पश्चिम की आर्थिक या भौतिक समता, जो जिसमें ईश्वर की योजना नहीं है पर सब तरह की सुविधाओं की योजना है। तो बाबा रामनाथ उन्हें समझाते हैं कि यदि केवल अर्थ प्रेम की शिक्षा दी जाएगी तो यह पशु बना देने का अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर का, आत्मा का निवास न होगा तो सब लोग दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित रह जाएंगे। यांत्रिक सभ्यता पुरानी होते ही ढीली पड़ जाएगी। मैं मानता हूं कि पश्चिम एक शरीर तैयार कर रहा है और उसमें प्राण देने का काम पूर्व के अध्यात्मवादियों का है। यही पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संगम होगा जिसमें मानवता का स्रोत प्रसन्न धार में बहा करेगा। तो इंद्रदेव पूछते हैं कि क्या उस दिन के इंतजार में हम लोग निश्चिष्ट भाव से बैठे रहें? रामनाथ का उत्तर है नहीं, मानवता की कल्याण कामना में लगे। यह कल्याण कामना ही भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध है जो प्रसाद के कथा साहित्य में दिखाई देता है।
चूँकि समय हो गया है, अगर मुझे समय और मिलता तो मैं इरावती की थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था। इरावती अपूर्ण उपन्यास है और उसमें कोणार्क के अधूरेपन जैसा सौंदर्य है। तो खैर, और उसमें जितनी तेज गति से कथाक्रम बढ़ रहा है तो लगता है कि प्रसाद एक बहुत बड़े फलक पे चित्रित करना चाह रहे थे, परंतु आज मैं घड़ी में सामने इसलिए रखा मैंने कि मेरे बाद जिस वक्ता को सुनने के लिए हमेशा लोग बना रहता है, 2 वक्ता भी बहुत से महत्वपूर्ण वक्ता बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो भी से हैं यहाँ दीपक कुमार जी, ये 2-4 मिनट में अपनी एक कविता सुनाएंगे और गाकर सुनाएंगे। दीपक कुमार। छात्रगण, ये सभी मिलकर इस सभागार में जयशंकर प्रसाद के लेखन कर्म की ग्राफिटी को यहाँ की दीवार पर सजीव कर रहे हैं। वही आदर्श मौसम है और रघुवीर सहाय की तरह आप सब अपने अपने अनुभवों से जानते होंगे कि यह वसंत है। तो मैं जिस कविता की प्रस्तुति के लिए मंच पर आया हूँ, उससे पहले जयशंकर प्रसाद की लेखनी से वसंत के बारे में 3-4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। मलयज मंथर गति आता है, तू आता है फिर जाता है। जीवन की सुख दुख आशा सब पतझड़ हो पूर्ण हुई हैं अब। विकसित रसाल मुस्काता है, कर किसलय हिला बुलाता है। हे वसंत तू क्यों आता है, तू आता है फिर जाता है। तो इन पंक्तियों के बाद मैं एक कविता के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। यह 1935 के लहर में प्रकाशित, लहर काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी यह कविता। तो कविता कुछ ऐसी है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबरपन घट में डूबो रही, अंबरपन घट में डूबो रही। तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा। किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। शुक्रिया। अब रखेंगे को भी और कविता जी को भी। मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया है वक्ता के तौर पे, इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे आभारी हूँ। और थोड़ी सी बातें करनी है मुझे, चूँकि इस विषय पे बात हो रही थी इसलिए मैं अपनी बात में शुरू करता हूँ। ये जो अनजाने ही सही जो इस सत्र का विषय रखा गया है प्रसाद पथ कथा साहित्य का, तो मुझे लगता है कि प्रसाद ने अपनी कहानियों की कोई बहुत उनके बारे में विस्तार से कुछ कहने या लिखने की ज़रूरत नहीं समझी है। और अब वक्त है, तकरीबन 100 साल होने जा रहा है, उससे ज़्यादातर कहानियों को या हो जाएगा। आखिरी संग्रह भी 1937 में आया, पहला 1912 में आया। तो इनके पुनर्पाठ की, पुनर्मूल्यांकन की बहुत ज़रूरत है।
मुझे लगता है कि खासकर अकादमिक जगत में एक प्रवाह चल पड़ता है और साल दर साल उसके बाद हम उसी पर चलते चले जाते हैं। त्याग और बलिदान और उदात्तीकरण, ये तमाम बातें पिछले 30-40 साल से तो मैं भी छात्र जीवन में पढ़ता रहा हूँ और अध्यापन जीवन में पढ़ाता रहा हूँ उनके पात्रों के बारे में। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत जरूरी है कि अंतर्द्वंद्वों और मनोविकारों से जूझते पात्रों को सायास मुक्त कराने की कोई कोशिश प्रसाद नहीं करते। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कामायनी के कवि के बारे में बात कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कथा साहित्य का बहुत सरलीकरण होता है। भौतिक कैद से जिस चंपा ने अपनी मुक्ति दिलाई है कहानी के प्रथम भाग में, बिल्कुल वही लीडर है, वरना मुक्त होने की कोई कोशिश बुद्धगुप्त नहीं कर रहा है कहानी में। उन रज्जुओं को काट देना और हथियार उठाओ उसको आदेश देना और उसकी तरफ आगे बढ़ना, वो उसके कैरेक्टर का प्राइम है कहानी की शुरुआत में, और उसके बाद एक डाउनफॉल दिखता है आपको चंपा के व्यक्तित्व में। सिर्फ उदात्तीकरण नहीं है, बहुत जरूरी है कि अब हम 2024 में जब उन कहानियों पर बात कर रहे हैं तो बहुत नए नजरियों और कुछ नई कोशिशों के साथ करें। एक प्रश्न पूछता है बुद्धगुप्त, तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? इसका कोई उत्तर नहीं है चंपा के पास। वो प्रेम और ईर्ष्या द्वंद्व इसके बीच वो दोलायमान है, ये उसकी समस्या है। वो जितना ज्यादा बुद्धगुप्त के करीब जाती है उसके भीतर उतना ज्यादा पुत्री का वो भाव उमड़ के आता है कि यही हत्यारा है, कोई अंतर विरोध से ग्रसित है। एक बात यहाँ और बहुत स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा, मेरी राय है, आप असहमत हो सकते हैं। ये देखिए, उस सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन में एक आदर्श भारतीय नारी को महिमा मंडित करता हुआ जिस उच्चतम स्थान पे स्त्री को रखने की कोशिश की गई उस दौर में, वो वस्तुस्थिति का सच है और उसको प्रसाद भी जानते थे। पुरुष सापेक्ष स्त्री की अनेक भूमिकाओं में पत्नी, पुत्री, गृहिणी, बहन, इन सब की भूमिका हो सकती है, प्रेयसी की नहीं। उस वक्त की बात कर रहा हूं। और आप इस चश्मे से थोड़ा चंपा को देखें, मधुलिका को देखें, कहानियों की एक अलग दिशा खुल के आपके सामने आएगी। आप बिल्कुल एक सीधा साधा रास्ता दीपदान की पन्नाधारी को भी नहीं दे सकते। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि अब जरूरत है कि अकादमिक जगत पिछले 50-60 सालों से जिस रटे रटाए धर्रे पे इन कहानियों का अति सरलीकरण करता चला आ रहा है, हम उनसे मुक्ति पाएं। क्योंकि मैं अपनी पहली बात फिर से दोहरा रहा हूं, हम कामायनी के कवि के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी भाषा का अभी तक का मनोग्रंथियों और अंतर विरोधों का एक्सपर्ट है। उसकी कहानियों के बारे में इतना सरलीकरण और इतना चौड़ा पत्र वो उसने दे दिया और उसने चुप्पी साध ली उस युग में उनकी कहानियों को जरूरत के अनुसार गांधीवाद और देश की स्वाधीनता आंदोलन के समय उनकी कहानियों का जैसा समाज की उपयुक्त जैसा उनको परिभाषित किया जा सकता था उसकी छूट उन्होंने दी। और उनका स्वभाव भी नहीं था अपनी कहानियों, अपनी रचनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा कैफियत देने और उनके बारे में बोलने का। तो लेकिन अब समय है कि हम उनकी कहानियों के बारे में एक नए नजरिए से सोचें, क्योंकि आलोचना के बहुत नए टूल्स और बहुत सारी चीजें हमारे पास अब विकसित हो चुकी हैं जो तब नहीं थी। खैर, ये बात चूंकि इस मंच से बातें हुई इसलिए मैंने इसको छेड़ा। एक बहुत छोटी सी बात और अपनी बात कह के मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे मित्रगण और करीबी ये बात जानते हैं कि मैं पिछले 15-20 दिनों से किन परिस्थितियों में हूं और मैं एक अपराध की सीमा में मानता हूं बिना तैयारी के मंच पर आना, और आज मैं वो अपराध कर रहा हूं।
तो जो थोड़ी बहुत बातें मेरे पास हैं कहने के लिए मौलिक, वो मैं कह के अपनी बात समेटूंगा। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो अकादमिक जगत में प्रतीकात्मक कहानी के कटघरे में प्रसाद की रखी जाती हैं। अब उसकी ठोस वजह है कि बहुत थिन लाइन ऑफ डेमार्केशन जिसको हम कहते हैं। ऐतिहासिक तो समझ में आता है, मनोवैज्ञानिक कहानियां तो प्रतीकात्मक कहानियां तो ये आख्यान मूलक कहानियां तो ऐसी वैसी जो भी। मुझे पिछले 2 दिनों में वैसी कुछ कहानियों को सरसरी तरह से देखने का मौका मिला और एक कहानी विंध्याचल ने जिक्र किया उसका, मुझे अच्छा लगा, वो थी पत्थर की पुकार। लेकिन इसके अलावा एक कहानी है प्रलय। एक युवक युवती प्रलय की बात कर रहे, दृश्य देख रहे हैं और युवती घबरा रही है और ये युवक जो है वो बहुत निश्चित तरीके से उसकी व्याख्या अपने तरीके से किए चले जा रहा है। एक कहानी है समुद्र संतरण, जहां राजकुमार सुदर्शन और एक धीवत बाला की कहानी है। समुद्र किनारे राजकुमार बैठा है और मछली पकड़ने के लिए, सुनहरी मछलियां पकड़ने के लिए धीवत बाला आ रही है और उनके बीच का जो वार्तालाप है, और राजकुमार की शादी होने वाली है इसलिए कुछ सुनहरी मछलियां पकड़ी जानी है और कहानी आगे चलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कला। 3 मित्र हैं, एक महिला मित्र है कला और 2 उसके मित्र हैं रूपनाथ और रसदेव। ये इनके बीच की प्रेम और इनके बीच की डाह की कथा है। पत्थर की पुकार की बात हो ही गई है। एक कहानी है वैरागी, जिसमें एक कुटिया है, उसमें एक वैरागी रहता है। उसने सजा के रखा है पर वो रहता उस कुटिया के बाहर है और रखा उसने सिर्फ इसलिए है कि कभी कोई आश्रय मांगने आ जाए तो। और एक आश्रिता आती है और वो साथ में रह नहीं सकती और वो कहती है कि मैं तो जीवन भर के लिए आश्रय चाहती हूँ, तुम जीवन भर के लिए तो दे नहीं सकते क्योंकि तुमने इसको पूरे समाज के लिए खोला है। और अंततः वो उस कमरे में अंदर आ जाती है और वैरागी अपना डंबल उठाता है और चला जाता है। और एक आखिरी कहानी है ज्योतिषमती। इन कहानियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका लेखन काल लगभग कामायनी के लेखन काल के पैरेलल चलता है और आप दर्शन और विचार से जुड़े हुए तमाम वो पहलू के छुटपुट बिंदु इन कहानियों में पाएंगे जो बहुत सुघर तरीके से कामायनी में आते हैं बाद में। मेरा अपना मानना है कि बहुविधाओं के जो रचनाकार हैं, आप मुक्तिबोध को देखते हैं तो बाकायदा सायास उन्होंने तो खैर उन शीर्षकों से कहानियां लिखी हैं जो कि उनकी कविताएं रही हैं। ब्रह्म राक्षस हो, चाहे आप क्लॉड इथरली पढ़ते हैं या दूसरी कहानियां अंधेरे में पढ़ते हैं, तो आपको उनकी लंबी कविताओं को खोलने में, उनको पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। असाध्य वीणा और उस बड़ी लंबी कविताओं के समय लिखी हुई अगी की जो कहानियां हैं वो बहुत मदद करती हैं। मुझे लगता है कि इन कहानियों को, जो कि बहुत परिचित नहीं है, जिन पर कम बात होती है, इनको एक नए नज़र से देखा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कामायनी के पुनर्पाठ के लिए बहुत मददगार है। ये ऐसा मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि ये चीज़ें मैं बहुत ऊपरी तौर पे कह रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी में कह रहा हूँ। खैर, फिलहाल एक आखिरी बात ये कि ये इतना आसान भी नहीं होता है एक लंबे समय से जो एक अकादमिक परिपाटी चली आ रही होती है, और क्योंकि उस पर उस समय के आलोचना कर्म का प्रभाव होता है, और आलोचना कर्म जो सही अर्थों में होता है वो अपने समय के राजनैतिक सामाजिक बयार से अछूता तो नहीं ही रह सकता, रहना चाहिए भी नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि जब एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें समझना चाहिए कि खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए ये बात मैं कहना चाहूँगा। एक लाइन है जो मैं कोट करूंगा आपके सामने। कथ्य कभी भी किसी कहानी को कालजयी नहीं बनाता। कथा में विन्यस्त पात्र जब अनायास अपनी मनोग्रंथियों और मनोवृत्तियों का परत दर परत साक्षात्कार करने लगते हैं और उन्हीं के बीच से जीवन के सनातन प्रश्नों पर विचार करने का हौसला रखते हैं,
या विचार प्रक्रिया के कारण पाठक की चेतना को आंदोलित करते हैं, तभी कहानी जीवन की आख्यायिका न रहकर जीवन की सृजनात्मक ताकत लार्जर देन लाइफ बन जाती है। प्रसाद की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बेहतर है कि हम उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनका पुनरीक्षण करें। धन्यवाद।